म्यूट करें और प्लीज राजेश जी, ये जगदेव जी का माइक अनम्यूट कीजिए। ओके सर। सर नमस्कार जी। जी हम आपको सुन सकते हैं जी। थैंक यू सर। थैंक यू आनंद सर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन आज के प्रथम सत्र में। और मैं SCERT हिमाचल प्रदेश की तरफ से RIE अजमेर और आनंद सर का स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें अवसर दिया इस सत्र को कोऑर्डिनेट करने का। तो इसी के साथ मैं प्रारंभ करना चाहूँगा हमारा इंट्रोडक्शन आज के वर्दी रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर आयुष्मान गोस्वामी जी का। He at present he is heading the Department of Education at RIE Ajmer. He is having more than 20 years of experience in SCERT as head and Department of Extension Education, and he has been the state coordinator for the state of Himachal Pradesh for a longer time. He is committee member for the development and designing of curriculum of various courses of MDS University Ajmer. He is having a vast experience in working in the field of art, theater, and drama for educational integration. He has been guiding and supervising more than 10 PhD scholars of the Institute at the moment, and he has published research works in journals of national and international repute. He has authored more than 5 books. He has completed various research projects funded by NCERT. He has presented research papers in various international, national conferences, seminars, and workshops, etc. He has worked as a resource person for more than 100 orientations, trainings, capacity building, research, and developments at RIE in association with NCERT and NVS, Navodaya Vidyalaya Samiti, and Kendriya Vidyalaya Sangathan. He has delivered invited talks in seminars and conferences organized by various prestigious institutions from time to time. Now I welcome Professor Ayushman Goswami sir to for his presentation for this session. Thank you, sir. एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरा सभी पार्टिसिपेंट से, आपकी यदि कोई क्वेरीज होंगी तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा, हम उन सभी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू वेरी मच। गोस्वामी सर अपने आप को अनम्यूट करें। गोस्वामी सर आप अपने आप को अनम्यूट करें साहब, नहीं हो पा रहा है। राजेश जी गोस्वामी सर को अनम्यूट करें। राजेश जी क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सर को को होस्ट बनाया हुआ है, सर खुद ही करेंगे सर, हमने परमिशन दी हुई है। अब हो गया थैंक यू। हाँ जी सर, हम आपको सुन सकते हैं, प्लीज सर। सभी को नमस्कार। सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर आनंद कुमार आर्य जी को नमस्कार, और मेरा परिचय देने के लिए जयदेव जी का आभार। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी इंसान का परिचय हिमाचल की वादियों से चलता हुआ आए और राजस्थान के मरुस्थल की खूबसूरती आनंद के साथ किसी को आयुष्मान होने का आशीर्वाद दे, तो संभवतः मान के चलिए कि वो दिन और वो समूह बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश कर पाएगा। साथ ही जैसा कि आप सभी को इस बात की जानकारी है कि आई हैव बीन इंटरेस्टेड स्पेशली इन दिस वेबिनार to present my views, my observations, especially on the aspects related with the Indian languages, arts and culture. And
I will be very brief because the time is very limited, and I will try my best to present my experiences, my observations with a reference to this policy. और चूंकि इस पॉलिसी में जो बात की जा रही है, यहाँ पर मेरी चर्चा का पूरा फोकस रहेगा स्ट्रेंथनिंग इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड कल्चर। है क्या? जैसे कि हम कहते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेजेस, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, और क्यों जरूरत पड़ी आज इस बात को, क्यों महसूस किया जा रहा है कि हम इसको इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पर लाएं। साथियों, चूंकि यहाँ पर बड़ी बात यह है कि पॉलिसी हैज ऑलरेडी रिवील्ड इट्स मेजर रिकमेंडेशंस एज फार एज द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स आर कंसर्न। चाहे भाषाओं की बात हो, और विशेषकर जब भारतीय भाषा की बात हो साथियों, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी जबान वो जबान रखूं जो हम भारतीयों को समझ में आ सके। भारतीय भाषा की बात है तो भारतीय भाषाओं की बात अगर भारतीय भाषा में की जाए तो शायद वो कहीं अधिक हमारे लिए सार्थक होगी, कहीं अधिक उसका औचित्य सिद्ध होगा। सबसे बड़ी बात साथियों यह है कि जब ये बात की जा रही है कि शिक्षा नीति आ गई है, और जब शिक्षा नीति आती है तो ये माना जाता है कि शिक्षा नीति आने वाले 20 साल 25 साल तक किसी देश को, किसी समाज को, खास तौर से उसके शिक्षित वर्ग को एक दिशा देने का काम करेगी। और ये जो दिशा देने का काम है 2020 में, ये जो दिशा दी गई है, ये दिशा आने वाले 15-20 वर्षों में या उससे भी अधिक हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक हो सकती है। बड़ी बात यह है कि अब हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, बीइंग एन academician, being a student of education, being a teacher educator, whatever role we are playing for the betterment of society, or whatever way we are contributing towards the betterment of our country or humanity. Now, हमको इस बात पर सोचना है, इस बात पर विचार करना है कि पॉलिसी में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो प्रमुख बातें कही गई हैं, उनमें से एक सबसे प्रमुख बात इस बात पर भी है कि प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड कल्चर। एक पूरा की पूरा चैप्टर, एक पूरा की पूरा अध्याय इस पर दिया हुआ है, और उस अध्याय के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जो इनहेरेंट फिलॉसफी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर एक टर्म पॉलिसी यूज करती है, और उसके लिए वो एक्नॉलेज भी करते हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार के जो हमारा ये जो विभाग है, पर्यटन विभाग, और इसका आदर्श वाक्य जो है, इसका जो मोटो है वो है इनक्रेडिबल इंडिया। व्हाट मेक्स इंडिया इनक्रेडिबल, और हाउ वी कैन एक्सप्लोर द इनक्रेडिबिलिटी इन अवर इंडिया। When we try to explore the question of this answer, definitely we have to tend towards our culture, our tradition, our arts, our crafts, our traditional skills, our philosophy, everything. अगर इनक्रेडिबल, अतुल्य भारत की बात की जाती है तो वो अतुल्यता किस ओर संकेत करती है? वो अतुल्यता इस बात की ओर संकेत करती है, जैसा कि पॉलिसी कहती है कि हमारा देश जो है जितना प्राचीन है उतना ही सभ्य भी रहा है, और इस देश की प्राचीनता और इस देश की सभ्यता का इसके इतिहास के साथ एक बहुत गहरा संबंध है। इसलिए जरूरी है कि हम सबको ये प्रयास करने होंगे, विशेष रूप से शिक्षा के माध्यम से, कि हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी और अपनी इकोनॉमी, इन दोनों को कैसे साथ में हाई प्रायोरिटी पर रखकर आगे बढ़ सकते हैं, और इसके लिए एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होगा। साथ साथ पॉलिसी के अंदर अगर आप देखेंगे, मैं उसको बहुत सिंप्लीफाई करके कुछ बातों को बताऊंगा, और सीधे से फिर उस बात पर आऊंगा जिसकी जिम्मेदारी हम सभी पर है, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड कल्चर। इस बात की जरूरत क्यों महसूस की गई कि हमें अपने इतिहास को फिर से समझने की आवश्यकता है? इस बात की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है कि हमें अपनी संस्कृति से पुनः मूल्यों को ग्रहण करना है? इस बात की क्या आवश्यकता आन पड़ी, क्या जरूरत है कि हम अपनी कलाओं को, चाहे वो लोक कला के रूप में हो, चाहे शास्त्रीय कला के रूप में हो, उन्हें अपने जीवन से और अपनी शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना है। यानी कि ये एक बहुत बड़ी बात है। इस बात को समझने के लिए, इस बात को विचार करने के लिए हम सबको ये देखना है, और पॉलिसी ये कह रही है, क्योंकि हम शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में विद्यार्थी होते हैं। And until and unless we develop the ability of our children to internalize the cultural values and to develop their creative expression, especially in the form of
our folk and traditional arts, we cannot ensure competencies among the children. आज ज़माना इस बात का है कि बच्चों के अंदर competencies डेवलप की जाए, और competencies का जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एनसीईआरटी ने बनाया है जिसे कहते हैं लर्निंग आउटकम। और ये लर्निंग आउटकम बेसिकली हमें कंटेंट से कहीं अधिक competencies की ओर ले जा रहा है। और ये competencies साथियों वो है जो जिंदगी की हकीकत यानी कि उस तालीम की बात करता है जिस तालीम में इंसानी जिंदगी के तजुर्बे की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा अपना मानना है, पॉलिसी भी शायद इस बात को बहुत अच्छे से कह रही है कि अगर हमारी इंसानी तालीम से अगर इंसानी जिंदगी के तजुर्बे को हटा दिया जाए तो ये शिक्षा कुछ अधूरी रह जाएगी। और आज जब इस बात की जा रही है कि बच्चों की कॉम्पिटेंसीज डेवलप की जाए, तो कॉम्पिटेंसीज का एक बहुत बड़ा संबंध है कि हमारे पास जो ऑलरेडी एक्सप्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है, मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ कि वी हैव ए वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर एज वेल एज द लैंग्वेजेस। हमारी जो प्रांतीय भाषाएं, हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं, इन भाषाओं में ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है कि ये हमारे क्रिएटिव एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से व्यक्त करती है। जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी बात करूं तो मैं मूलतः हम लोग ब्रज भाषा को बोलने वाले हैं, और ब्रज भाषा में अगर मैं कहूं कि मैं आप सबन को स्वागत करूं, गुजराती में मैं कहने की कोशिश करूं कि हूं आ वेबिनार में आपनो स्वागत करूं छूं। उड़ीसा रहा हूं, थोड़ी उड़िया सीखी है तो उड़िया में कहने की कोशिश करूंगा, आपण माणंकू मुं स्वागत करूं छी। या मराठी की अगर बात करें तो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान आपले स्वागत करीत आहे। या संस्कृत की बात करें तो भवताम भवतीनाम च अस्मिन वेबिनारे अहम स्वागतम करूंगी। हमारी भाषाओं के अंदर एक बहुत खूबसूरती है, और वो खूबसूरती यह है कि हम चाहे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में हैं, वो हमारे एक उसका हिस्सा है, लेकिन एक बहुत खूबसूरती, बहुत अच्छी बात यह है कि हमारी भाषाओं में एक बहुत अच्छी सिमिलरिटी है, एक बहुत पास होना, जिसे हम कहते हैं एक पारिवारिक साम्य है, एक फैमिलियर सिमिलरिटी हमारी लैंग्वेजेस में है। और शायद यही वो तत्व है जो बच्चे को सबसे पहले शिक्षा से जोड़ता है। हमने जिंदगी का वो हिस्सा महसूस किया है साथियों, जब हम स्कूल जाते हैं और स्कूल में जाने के बाद सबसे पहले अलगाव, आइसोलेशन महसूस करते हैं, तब जबकि वो भाषा बोली जाती है, थोपी जाती है जो शायद मेरे व्यवहार का हिस्सा नहीं है। वो भाषा जो मेरे परिवार में नहीं बोली जाती है, वो भाषा जो मैंने अपने बड़ों से नहीं सीखी। किसी भाषा के प्रति विद्वेष रखना भाषा शिक्षण का या भाषा को सीखने का उद्देश्य नहीं है साथी। मैं मानता हूं कि भाषाएं आपस में बहनों की तरह हैं, या मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जो व्यक्ति अपनी माता का सम्मान करता है वो दूसरे की माता का अपमान कभी नहीं कर सकता। यही बात भाषाओं के साथ है। अगर मैं अपनी मातृभाषा का सम्मान करता हूं साथियों, तो मैं दुनिया की किसी भी बालक की, किसी भी बच्चे की, किसी भी विद्यार्थी की मातृभाषा का अपमान कर ही नहीं सकता। एंड आई हैव ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ, रादर फर्म कमिटमेंट कि बच्चे की भाषा को नकारना, बच्चे की अस्मिता को नकारना है। ये बात एनसीईआरटी ने एनसीएफ में भी कही है, और ये बात एनसीईआरटी ने अपने जो है लर्निंग आउटकम के डॉक्यूमेंट में भी कही है। अब बात ये आती है कि अगर हमको बच्चों की सृजनात्मकता बढ़ानी है, बच्चों की समझ का विकास करना है, बच्चों की अधिक से अधिक प्रतिभागिता सुनिश्चित करनी है, या ये कहें कि बच्चों को उस संसार में ले जाना है जिस संसार के वो हकदार हैं, तो उस संसार में ले जाने का एकमात्र तरीका है कि बच्चों को बच्चों की जबान में, बच्चों की भाषा में पढ़ाया जाए। भय किस बात का है, डर किस बात का है? क्या मातृभाषा सीखने से कोई अंग्रेजी सीखने से वंचित हो जाएगा? यहाँ पर ऐसे विद्वान बैठे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जिनके नाम स्क्रीन पर आ रहे हैं और जिनसे मेरा संवाद भी हुआ है। ये वो विद्वान है जो कम से कम 3 या 4 भाषाएं जानते हैं, और इनमें से हर विद्वान इस बात से एग्री करेगा कि इनकी अपनी मातृभाषा बहुत अच्छी है। शायद इसीलिए इनकी हिंदी भी अच्छी है, अंग्रेजी भी अच्छी है, संस्कृत भी अच्छी है, और दुनिया की कोई और भाषा अगर ये सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा आरंभिक विकास है, उस आरंभिक विकास में साथियों, अगर हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, हमारा जो इमोशनल डेवलपमेंट है, हमारा जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि मुझे उस भाषा से महरूम, मुझे उस भाषा से वंचित ना किया जाए जिस भाषा में मैं पला बड़ा हूँ। इसलिए साथियों,
स्कूल अलगाव के लिए नहीं है, स्कूल भावनात्मक लगाव के लिए है, और भावनात्मक लगाव शिक्षा के माध्यम से, उसकी बच्चे की भाषा के माध्यम से होता है। इसलिए आज सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें बच्चों में क्षमताएं विकसित करनी है तो बच्चों को उनकी भाषा से ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट जो है 2020 की जो पॉलिसी है, बहुत अच्छी बात कहता है। ये कहता है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस सी, इस SEEC को सिंगल इन्वर्टेड में रखते हुए कहता है डिफरेंट लैंग्वेजेस सी द वर्ल्ड डिफरेंटली। बहुत बड़ी बात है। भाषाएं संसार को अपने तरीके से देखने की समझ देती हैं साथ ही, क्योंकि किसी भाषा में हो सकता है कुत्ते को डॉग कहा जाए, किसी भाषा में हो सकता है कुत्ते को गंडकड़ा कहा जाए, किसी भाषा को हो सके कुत्ते को जो है कुकुर कहा जाए। यानी कि बच्चे का जो अनुभव है, आपका जो अनुभवात्मक संसार है, उस अनुभवात्मक संसार को वास्तविक रूप भाषा देती है, और वो भाषा हमें वो तजुर्बा, वो अनुभव लेने का मौका देती है जो जिंदगी के बाहर घट रहा है और जो हमारे अंदर भी घट रहा है। इसलिए बहुत बड़ी बात है कि हमें बच्चों का जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, अगर वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन स्ट्रेंथन करना है तो अधिक से अधिक मौके इस बात के दिए जाएं कि बच्चा अपनी भाषा के साथ आ सके। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है, भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आई एम नॉट डिस्कसिंग द फिलोसॉफिकल इन डेप्थ डायमेंशन ऑफ कल्चर हेयर, वो शायद इस सेमिनार का वेबिनार का डोमेन भी नहीं होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य पक्ष होता है। इसेंशियल, दीज आर द टू इसेंशियल डोमेन्स ऑफ कल्चर, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक आंतरिक पक्ष और एक बाह्य पक्ष है। आंतरिक पक्ष साथियों वो है जिसके होने से मैं मानवीय मूल्यों को समझता हूँ, जिसके होने से मैं हिमाचल की खूबसूरती को समझता हूँ, जिसके होने से मैं उत्तराखंड की खूबसूरती को समझता हूँ, जिसके होने से मैं लद्दाख की खूबसूरती को समझता हूँ, या मैं कहूँ जिसके होने से मैं हर इंसान में छिपी खूबसूरती को महसूस करता हूँ और उसको आदर देता हूँ, उसको सम्मान करता हूँ। दैट इज द इंटरनल रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द डिग्निटी ऑफ अदर्स, whether it is language of others, whether it is culture of others, whether it is feelings of others, whatever it is। ये संस्कृति का आंतरिक पक्ष है जो कि मेरी आंतरिक मूल्य दृष्टि है, और संस्कृति का बाह्य पक्ष है जो बाह्य पक्ष मैं अपने अनुभव से ग्रहण करता हूँ। मेरे जीवन में, मेरी दिनचर्या में, मेरे रूटीन में, मेरी लाइफ स्टाइल में क्या झलकता है, क्या व्यक्त होता है, इस बात पर निर्भर करता है। आप देखिएगा कि इस पॉलिसी में ये बात क्यों की जा रही है कि हम अपनी संस्कृति का उत्थान करें, इस बात को क्यों उठाया जा रहा है कि हम अपनी भाषाओं का उत्थान करें। साथियों, उत्थान और पतन किसी भी राष्ट्र का इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वो राष्ट्र अपने स्वाभिमान के स्तंभों को बचा पाया कि नहीं। और हमारे स्वाभिमान के स्तंभों में हमारी भाषा आती है, हमारी संस्कृति आती है, हमारी कलाएं आती है। अगर हम शिक्षित होने के बाद भी, आज़ादी के 50, 60, 70 साल बाद भी इन स्तंभों को सुरक्षित नहीं रख सके तो हमारी शिक्षा का जो महल हम बनाने जा रहे हैं वो मजबूत नहीं हो पाएगा। मेरी संस्कृति, मेरे आसपास के माहौल में, अगर राजस्थान में हूँ, अजमेर में रह रहा हूँ, तो अजमेर की एक बहुत खूबसूरत गंगा जमनी तहजीब है यहाँ पर, और उस तहजीब का हिस्सा है कि जब अजमेर के अंदर आप देखेंगे कि एक बहुत खूबसूरती हमें दिखाई देती है कि एक तरफ प्रजापति ब्रह्मा और उससे जुड़ी संस्कृति है, तो एक तरफ ख्वाजा की खूबसूरती है। ये क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति का ये मूल्य है कि हम ये मान के चलते हैं कि सत्य के अनेक पक्ष हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। वेद कहता है आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतो अदब्धा तप परितास है। लेट ऑल द नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड ऑफ द यूनिवर्स। अच्छे विचार को स्वीकार करें, अच्छाई को स्वीकार करें, ये हमारी संस्कृति का मूल तत्व है। और इस मूल तत्व को बताएगा कौन? हमारी भाषा। हमारी भाषा के अंदर वो ताकत है, जैसे कहते हैं ना, मेरी माँ के अंदर वो ताकत है जिसकी लोरी, जिस माँ का आवाहन, जिस माँ का बुलाना मुझे किसी भी दिशा से खींच ले आएगा। ऐसे ही मेरी भाषा के अंदर वो ताकत है साथियों। फिर चाहे मैं कला के माध्यम से आऊँ, चाहे संगीत के माध्यम से आऊँ, चाहे नृत्य के माध्यम से आऊँ, चाहे किसी साहित्यिक विधा के माध्यम से आऊँ। आप देखिएगा, महादेवी वर्मा जी जब किसी पात्र का परिचय देती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य में जब किसी चरित्र का वर्णन करते हैं, निराला जी जब अभी कविताओं के माध्यम से कोई दुख व्यक्त करते हैं, तो ये उधार का लिया हुआ नहीं हो सकता है। ये वो है जो महसूस किया है, जिसपे वो जिया है जिस अनुभव को, और उस अनुभव को व्यक्त करने में वो भाषा ही ताकतवर हो सकती है। इसलिए इस पॉलिसी के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम सबको क्या करना है कि हम सबके प्रयास इस दिशा में होने चाहिए कि हम जितने भी लेवल की एजुकेशन है, ऑल द लेवल्स ऑफ एजुकेशन,
स्टार्टिंग फ्रॉम फाउंडेशनल स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से लेकर हायर तक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को महत्वपूर्ण स्थान दें। ये इसलिए साथियों कि अगर आप देखेंगे तो पॉलिसी ने 22.5 22.5 में बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न को, एक चिंता को इसके माध्यम से उठाया है कि हमारे देश में जिन्हें कहा गया है कि 220 भाषाएं ऐसी हैं जो भाषाएं एक प्रकार के अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं, और यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड 197 इंडियन लैंग्वेजेस एज एंडेंजर्ड, यानी कि जिनका अस्तित्व खतरे में है। अब ये भारतीय भाषाएं, ये प्रांतीय बोलियां या आंचलिक बोलियां वो हैं जिनमें हमारा अनुभव समाया हुआ है, जिनमें हमारे जिंदगी का सार समाया हुआ है। और अगर हम अपनी भाषाओं को खत्म करते हैं तो हम अपने नेचुरल और क्रिएटिव एक्सप्रेशन को खत्म करते हैं, और नेचुरल और क्रिएटिव एक्सप्रेशन को हम खत्म करते हैं साथियों, तो कहीं ना कहीं हम अपने कमिटमेंट को भी खत्म करते हैं। अब बड़ी बात यह है कि जब इन सब की बात की जा रही है तो पॉलिसी में इस बात पर विचार किया गया कि हाँ, ये तो तथ्य है, ये फैक्ट है कि इंडिया हैज अ वेरी रिच, डाइवर्सिफाइड एंड विविड कल्चर ऑफ क्राफ्ट्स, आर्ट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग, जितने भी तरह की विजुअल परफॉर्मिंग और क्राफ्ट और टेक्स्ट आर्ट्स हो सकती हैं, उसका एक बहुत समृद्ध हमारा इतिहास रहा है, भाषाओं का बहुत समृद्ध इतिहास रहा है। और एक अद्भुत बात यह है कि हमारी भाषाओं के अंदर ऐसी ताकत है जो कि हर भाषा में होती है दुनिया की, कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को उसमें व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए बात यह की जा रही है कि हम अपनी भाषाओं को प्रमोट करने के लिए हमें करना क्या होगा, जो दुनिया के और देशों ने किया, फ्रेंच ने किया, जर्मन ने किया, हिब्रूज ने किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये देखा कि भाषा के अंदर अगर ये ताकत है कि वो विज्ञान को, सामाजिक विज्ञान को, भाषा को व्यक्त कर सकती है, तो इसके लिए पॉलिसी कहती है हम सबको प्रयास करने होंगे, स्पेशली दी एक्सपर्ट्स। हमको एक्सप्लोर करना होगा कि ऐसे लोकल एक्सपर्ट्स, ऐसे लोकल मास्टर्स कहाँ अवेलेबल हैं जो स्थानीय शब्दावली को जानते हैं। उस स्थानीय शब्दावली को हम उनका कंसिस्टेंट ऑफिशियल अपडेट करते चलें, और ऐसी वोकेबलरी, ऐसा डिक्शनरी बनाएं जिनके अंदर हमारी भाषाओं से जुड़े सारे शब्द हों। अगर मान लीजिए विज्ञान की अवधारणा है, साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, साइंस का कोई फिनोमिना है, मैथमेटिक्स के कोई थ्योरम्स हैं, क्या इनको व्यक्त करने के लिए हमारी भाषाओं में शब्दों का अभाव है? मुझे नहीं लगता कि शब्दों का अभाव है। और अगर कहीं अभाव है भी तो भाषाओं के अंदर एक शक्ति होती है कि वे एक दूसरे से शब्द ग्रहण कर लेती हैं। एक दूसरे से शब्द ग्रहण करने में कोई भाषा घट नहीं जाती है। लेकिन हम ये प्रयास तो करें कि हम कम से कम अपनी भाषाओं को समृद्ध करने की कोशिश करें। ऐसे एनसाइक्लोपीडियाज, ऐसे रिटन मटेरियल्स, ऐसे ऑडियो विजुअल मटेरियल्स तैयार करें जो हमारी भाषाओं को, हमारी भाषाओं में लिखे साहित्य को, और विशेष रूप से उनमें जो ताकत है शब्दों को व्यक्त करने की, उसको तैयार करें। जब ये बात की जा रही है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक, रिसर्चेस तक भारत की भाषाओं में होनी चाहिए, तो क्या भारतीय भाषाओं में वो साहित्य उपलब्ध है? बिल्कुल है, उपलब्ध हो जाएगा अगर हम सब एनईपी के इस रिकमेंडेशन को लेकर चले कि हम सबको क्या करना है। क्योंकि एक बड़ा कंसर्न उसने उठाया है, एनईपी ने ये कहा है कि देयर हैज बीन अ सीवियर स्केर्सिटी ऑफ स्किल्ड लैंग्वेज टीचर्स इन इंडिया डिस्पाइट वेरियस मेजर्स बीइंग टेकन, कि हमारे पास कमी है, हम मानते हैं भाषा के शिक्षकों की कमी है, और उसमें भी साथियों उन भाषा के शिक्षकों की तो बहुत कमी है जो स्थानीय भाषा के शब्दों को समझ सके और उसको किसी मानक भाषा में ला सके। हिमाचल प्रदेश है, चाहे उड़ीसा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हमारे एक अंचल के अंदर, एक राज्य के अंदर भी बहुत सी बोलियां हैं, बहुत सी आंचलिक बोलियां हैं। उन आंचलिक बोलियों का प्रांत की राजभाषा से समन्वय स्थापित करने के लिए ऐसा साहित्य बनाना पड़ेगा, ऐसा ऑडियो विजुअल मीडियम, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा हमको, ऐसे पोर्टल्स तैयार करने पड़ेंगे जिनके माध्यम से हम इस गैप को पूरा कर सकें। कोई, जैसे भाषा मैं मानता हूँ साथियों, आप भी इस बात को शायद स्वीकार करेंगे, एक बहता हुआ प्रवाह है, ये एक रुका हुआ पानी नहीं है, स्टैग्नेटेड वाटर नहीं है, ये बहता हुआ प्रवाह है। और इस बहते हुए प्रवाह में साथियों जब नए शब्दों को, नए अल्फाजों को हम लेते जाते हैं, दूसरे भाषाओं से ग्रहण करते चलते हैं, तो हमारी भाषा समृद्ध होती जाती है। हिंदी के लिए, अगर हिंदी मेरी माँ है या ब्रज भाषा मेरी माँ है, तो मेरे लिए मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये सारी भाषाएं मेरी मौसी हैं। और अपनी मौसी का सम्मान करना, उसके शब्दों को लेना मेरे लिए स्वाभिमान की बात है, मेरे लिए गौरव की बात है। क्योंकि भाषाओं के बीच में तकरार नहीं है, भाषाओं के बीच में एक प्रकार का समन्वय है। और इस बात को लेकर बार बार इस पॉलिसी में कहा गया कि हमको मल्टीलिंगुअलिज्म
एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और आप देखेंगे एक बहुत बड़ी बात इसके अंदर पॉलिसी के अंदर कही गई है कि जब हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात कर रहे हैं तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से ये अपेक्षा होगी कि वो ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे कार्यक्रम को चलाए जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हम ऐसे डिग्री कोर्सेज, क्योंकि टीचर एजुकेशन के लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं, ऐसे इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेज, 4 ईयर डिग्री कोर्सेज चलाएं जिसमें एजुकेशन के साथ इंडियन लैंग्वेजेस को भी जोड़ा जाए। साथ ही हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस आइसोलेशन में काम नहीं करें। एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसमें दिया गया है कि संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट्स हैं, भारतीय भाषाओं के डिपार्टमेंट्स हैं, कि हम आइसोलेशन में काम करें। अगर गुजराती भाषा का डिपार्टमेंट है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ भाषा का डिपार्टमेंट है, संस्कृत भाषा का डिपार्टमेंट है, तो आपस में मिलके हम प्रयास करें और हम देखें कि क्या हमारे शास्त्रों से, हमारी परंपरा से हम ऐसे शब्दों को ला सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, सरलीकृत उनको कर सकते हैं, जिससे कि वो शब्दावली हमारी भाषा में आ सके और हमारे बच्चों तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमारी जो स्थानीय कलाओं की बात करूं, लोक कलाओं की बात करूं, अजमेर के पास में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है पुष्कर, और बहुत ही प्रसिद्ध है ये स्थान। यहाँ पर बाजारों में जब हम घूमते हैं तो बहुत अच्छे लोक कलाकार मिलते हैं साहब। ऐसा रावण हत्ता, ऐसा वाद्य यंत्र बजाते हैं, विचार करके देखा मैंने कि साहब इस वाद्य यंत्र में देखा जाए तो कितनी खूबसूरती है। आप भारत के किसी भी प्रांत में चले जाइए, आपको वाद्य यंत्र मिलेंगे, अलग अलग तरीके के मिलेंगे। विचार करें कि इन वाद्य यंत्रों का हमारे इतिहास से क्या संबंध है। कौन सा वाद्य यंत्र, तुरही कब बजेगी, शहनाई कब बजती है, वीरता का बखान करना हो तो किस वाद्य यंत्र की बात आएगी, शिव के तांडव को दिखाना हो तो किस वाद्य यंत्र की बात आएगी, दुख का भाव अगर है तो कौन सा वाद्य यंत्र हमारा साथ देगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी संस्कृति ने कभी भी कलाओं को, शिक्षा को, जीवन मूल्यों को आइसोलेशन में रखा ही नहीं। हमारी हमेशा से ही इंटीग्रेटेड अप्रोच रही है, और आज जिस इंटीग्रेशन की बात हम कर रहे हैं वो हमारी संस्कृति का ही हिस्सा है। क्यों? क्योंकि बच्चा वाद्य यंत्र भी देखता है, बच्चा पहनावा भी देखता है, कौन सा पहनावा किस प्रांत का है, कौन सा पशु किस प्रांत का है। हिमाचल के या लद्दाख में याक को हमने देखा, राजस्थान में हमने ऊंट को देखा। देखिए क्या सिमिलर, क्या उसकी एक जिसको कहते हैं कि जो एनवायरमेंटल ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, उन कंडीशंस में वो जानवर किस तरह से सर्वाइव करता है, उसका पहनावा, उससे जुड़े लोकगीत, उन लोकगीतों से जुड़ी हमारी आस्थाएं, ये क्या हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये वो है जिसके अंदर हम अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे, हमारी क्षमताओं को सीख पाएंगे, समझा पाएंगे। इसलिए इस पॉलिसी में ये बहुत बड़ी बात की जा रही है कि हम अगर हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस की भी बात कर रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूशंस आइसोलेशन में नहीं चले। फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, बॉटनी का डिपार्टमेंट है। देखिए, मैं अर्थशास्त्र के डिपार्टमेंट से, पॉलिटिकल साइंस के और इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट के लोगों से कहना चाहूंगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखिए। जब कौटिल्य कहते हैं कि मनुष्याणाम वृत्तिरर्थ है, मनुष्यवती भूमि रीतिरर्थ है, तस्य पृथिव्याम लाभ पालनोपाय शास्त्रमिति अर्थशास्त्रम। अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा बताते हैं कि मनुष्यों के द्वारा जितनी भी वृत्तियां, जितने भी ऑक्यूपेशन, जितने भी प्रोफेशन पॉसिबल है, उन सारे पॉसिबल प्रोफेशंस की स्टडी करने का काम अर्थशास्त्र करता है। जितनी भी भूमि, जितना भी व्यापार, जितना भी ये हम सब कर रहे हैं, ये भी अर्थशास्त्र का विषय है। आप देखेंगे कि आज भी भारतीय जो तकनीकी शब्दावली है, अगर वो अर्थशास्त्र से संबंधित है, फाइनेंशियल लॉ से संबंधित है, अगर उसका ट्रांसलेशन का शब्द देखेंगे साथियों, तो वो सारे शब्द अर्थशास्त्र से लिए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कोषागार, कोषाध्यक्ष, सन्निधाता, ये शब्द ऐसे हैं जो अर्थशास्त्र से लिए गए हैं, हमारी परंपरा से लिए गए हैं। स्थानीय भाषाओं में भी इनके अनुरूप शब्द हैं, और हमारा जो लिंकेज है, हमारी जो कनेक्टिविटी है, वो हमारी भाषाओं से बहुत अच्छी होती है। इसलिए अगर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट किसी ट्रेडिशनल संस्कृत डिपार्टमेंट के साथ या मराठी डिपार्टमेंट के साथ बात करे, तो क्या हम ऐसी शब्दावली विकसित नहीं कर सकते जो हायर एजुकेशन में इकोनॉमिक्स को मराठी में पढ़ाएं, हायर एजुकेशन में फिजिक्स को गुजराती में पढ़ाएं, हायर एजुकेशन में हम जो है कोंकणी भाषा में मैथमेटिक्स को विकसित करें, अभ्यास करें, देखें। तो ये क्यों? क्योंकि इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, और इसलिए पॉलिसी बात कर रही है कि हम सबको इनके लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस की पॉलिसी में बहुत अच्छी बात है कि उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की बात की जा रही है, कि ऐसे राष्ट्रीय संस्थान की बात की जाएगी जो राष्ट्रीय संस्थान अलग अलग संस्थानों के साथ भारतीय भाषाओं में उपलब्ध साहित्य को तैयार करेगा और भारतीय भाषाओं को साथ में चला के चलेगा।
किसी भी भारतीय भाषा का अंग्रेजी से या किसी भाषा से पार्थक्य नहीं होगा, आइसोलेशन नहीं होगा, साथ में रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम अपनी भाषाओं को प्रमोट तब कर पाएंगे जब हम अपनी डिपेंडेबिलिटी, अपने लिए अपना ऐसा आधार तैयार करेंगे कि क्यों ना हमारी मैथमेटिक्स, हमारी एस्ट्रोनॉमी, हमारी फिलॉसफी, हमारी लिंग्विस्टिक, हमारा ड्रामेटिक्स, हमारा योगा, इनसे संबंधित भारतीय भाषाओं की शब्दावली को तैयार किया जाए, उनके शब्दों से संबंधित उसकी वाक्य रचना तैयार की जाए, वोकैबुलरी तैयार की जाए और उसको बनाया जाए। तो ये बहुत बड़ा प्रयास होगा। साथ साथ उसके साथ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन, प्राकृत, इन भाषाओं की भी बात की गई है, जो कि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में सेटअप किए जा सकते हैं और तैयार किए जा सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात साथियों, चूंकि समय कम है, पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन की बात भी है, तो मैं बस इसको समाप्त करना चाहूंगा। समय बहुत है कहने में, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि ये इसके लिए क्या होगा कि हमारी जो संविधान की जो अनुसूची है जिसमें भारतीय भाषाओं की बात की गई है, अगर हम उनके लिए भी समर्पित होकर काम कर लें, उनके लिए भी ऐसा काम कर लें कि ऐसे एकेडमीज को बहुत अच्छा प्रमोशन दे दें कि वो सारी भारतीय जो भाषाएं उसमें पहचानी गई हैं, उन भाषाओं के लिए बहुत समृद्ध साहित्य, हम बहुत समृद्ध शब्दकोश हम तैयार कर लें, शब्दावली तैयार कर लें और उनको शिक्षा के माध्यम से हम हर स्तर तक पहुंचा सकें, तो हम एक बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। साथ साथ इस पॉलिसी में ऐसे कामों के लिए, प्रमोशन के लिए फेलोशिप्स की बात भी है, एकेडमिक्स की बात भी है। सार रूप में मैं 1 मिनट में इसको समापन कर देता हूं, मुझे लग रहा है कि समय हो गया है। कोई बात नहीं, वक्त अभी भी है। मेरे पास 1 मिनट का वक्त हो सकता है, इस वेबिनार के पास 1 दिन का वक्त हो सकता है, पर हम सबके पास साथियों बहुत वक्त है, समय बहुत है। इसलिए अगर हम सब प्रयास करें तो अपनी संस्कृतियों के लिए एक बहुत बड़ा कार्य हम कर सकते हैं। बहुत से प्रश्न इसमें आ रहे हैं। त्रिभाषा सूत्र की बात हमारे एक साथी ने कही है, बिल्कुल सही है। श्रवण कुमार जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर त्रिभाषा सूत्र को भी अगर हम ईमानदारी से पालन करते हैं, पालन किया होता, तो हम बहुत अधिक अपनी भाषाओं को समृद्ध कर सकते थे। आज आवश्यकता इसी बात की है कि हम बहुभाषिकता को पहचानें, स्वीकार करें और ये माने कि भारतीय भाषा हमारे गौरव का, हमारे सम्मान का प्रतीक है। किसी भी भारतीय भाषा को जानना या किसी भारतीय कला या संस्कृति को व्यक्त करना हमारी अस्मिता का प्रतीक है और हमारे लिए बहुत बड़ा आधार है। समय की सीमा है, मैं अपने को कितना समझा पाया ये तो शर्मा साहब बताएंगे, हिमाचल से हमारे साथी। सर मैं समय पर हूँ शायद, मुझे लगता है, बिल्कुल जैसा आनंद साहब ने कहा। आप सभी को धन्यवाद, आभार। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर आयुष्मान गोस्वामी सर। मन करता है कि सुनते ही चलें। इतने अफेक्शनेट वे में आपने हर एक राज्य के उदाहरण देते हुए भाषा, आर्ट, कल्चर और लैंग्वेजेस जो पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियननेस है, उसको विस्तृत रूप में समझाने का प्रयास किया। और किंतु समय की कुछ पाबंदी हैं, इस वजह से हमें शायद वाइंड अप करना पड़ेगा, परंतु आपने बहुत बेहतरीन तरीके से विस्तृत रूप से, विस्तृत उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्टतया रखा है। अब अगर हालांकि मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं, सराहना से भरे मैसेजेस हैं सभी के, काफी सराहा जा रहा है। फिर भी मैं एक प्रश्न है यहाँ मनोज जी का, उसको लेना चाहूंगा, प्लीज। एक सेकंड सर। मनोज जी उत्तराखंड से है क्या, शुक्ला साहब? सर ये डॉक्टर मनोज वार्ष्णेय जी पूछ रहे हैं, जब प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की बात की जा रही है, तब अंग्रेजी माध्यम से तथाकथित विद्यालयों को भी मातृभाषा में शिक्षा देनी होगी, ऐसा किस प्रकार होगा? प्रकाश डालने का कष्ट करें। देखिए, ये आपने जो प्रश्न पूछा है मनोज जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में मनोज, ये प्रश्न ही मनोज है। मन ओजस्वी होगा तभी प्रश्न उठेगा। बात पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन की है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को तो रिसर्चेस भी स्वीकार करती हैं, सब स्वीकार करते हैं, व्यक्तिगत रूप से आप भी और मैं भी स्वीकार करता हूं कि भाषा प्राथमिक स्तर पर तो श्रेष्ठ माध्यम बच्चे की मातृभाषा ही हो सकती है। हम अगर भावी सरोकारों को देखें, फ्यूचरिस्टिक कंसर्न्स को देखें, तो हाँ, हम ये मानते हैं कि हमें एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता भी पड़ेगी, पर यह है कि बच्चों में भाषिक क्षमता होती है और बच्चे एकाधिक भाषा सीख सकते हैं। पर ये बिल्कुल मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि किसी एक भाषा को थोपने के लिए, खासतौर से ऐसी भाषा को जो बच्चे की परिवेश की भाषा नहीं है, उस भाषा को अगर बच्चे की सहमति के बिना बच्चे पर थोपा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे की भाषा सीखने की क्षमता पर एक कुठाराघात होगा।
इसलिए बच्चे की भाषा को स्वीकार करना होगा और बच्चे एक भाषा से अनेक भाषाएं सीखेंगे। ये मान कर चलिए आप एक भाषा से अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। और इसके लिए ये बिल्कुल सही बात है कि अंग्रेजी माध्यम अगर है तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि बच्चे की मातृभाषा की पूरी तरह से उपेक्षा की जाए। मैं तो व्यक्तिगत रूप से इस बात का पूरा पक्षधर हूँ कि प्राथमिक स्तर पर पूरी तरह से, बल्कि प्रारंभिक स्तर पर पूरे आगे तक जो है बच्चे को उसकी मातृभाषा से ही सिखाया जाना चाहिए। थैंक यू सर। सर बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपनी बात को सामने रखा, जिसमें आपने जिक्र भी किया था कि एनईपी में एनसीईआरटी ने जो लर्निंग आउटकम्स बनाई हैं उस पर जोर भी कंटेंट से कॉम्पिटेंसी की तरफ, कॉम्पिटेंसी को इवॉल्व करने पर दिया गया है। और इसमें हमारी भाषा, संस्कृति और कला का क्या योगदान हो सकता है, काफी सराहनीय मैसेज इसमें भी मिले हैं मुझे। जैसे प्रवीण जी लिख रहे हैं कि भाषा की खूबसूरती ही जीवन को आनंद देती है, और यही बात आप अपने व्याख्यान में विस्तृत रूप से हम सबों को समझा चुके। एक अमृतपाल जी लिख रहे हैं कि मातृभाषा अन्य भाषाओं को सीखने की खुशी प्रदान करती है। धन्यवाद अमृत जी को, बहुत सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्याख्यान में विस्तृत बहुत सुंदर लाइन कही सर कि भाषाओं में आपस में कोई प्रतिद्वंदिता नहीं, अपितु भाषाएं बहनों की तरह, एक परिवार की तरह एक दूसरे को सहेजने का, एक दूसरे को देने का काम करती है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। धन्यवाद सभी को, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओवर टू यू आनंद सर, प्लीज। थैंक यू सर। सर अनम्यूट प्लीज जी। हमारे जो स्पीकर हैं प्रोफेसर आयुष्मान गोस्वामी जी और हमारे मेंबर कोऑर्डिनेटर श्री जगदेव चंद्र जी, दोनों का हम धन्यवाद देते हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आज हमारा जो दूसरा सेशन है उसके लिए हमारे स्पीकर आ चुके हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन असेसमेंट इन एग्जामिनेशन, प्रोफेसर के चंद्रशेखर सर। एंड उनके जो मेंबर कोऑर्डिनेटर हैं वो भी हमारे साथ में है, डॉक्टर मनीषा शुक्ला मैम। तो आप दोनों का स्वागत है, प्लीज। Thank you, sir. Thank you so much. Good morning, everyone. I, Dr. Manisha Shukla, lecturer research maths from SCRT UP, welcomes you all in this morning session. The resource person for this session is Mr. K. Chandrasekhar, Professor K. Chandrasekhar, who is going to take this session on the topic transformational reforms in assessment and examination in school education. I would like to give a brief introduction of sir. Sir is a professor of education in RIE Ajmer. He is former head Department of Education, IF Institute. Sir has more than 20 years of experience in NCERT at Evaluation and Survey Division in RIE Ajmer. He has a vast experience in evaluation and assessment, in Survey Division and RIE Ajmer. He has published more than 40 research papers in journals of national and international repute. He has also published more than 5 books on teacher education, vocational education, and value education. He has presented research papers in various international, national conferences, seminars, workshops. He has worked as a resource person in more than 200 orientation, training, capacity building programs, research programs, development programs of RIE, NVS, and KVS. He has delivered invited talks in seminars, conferences organized by various prestigious institutions. So it's our honor and privilege that today we have such a dignified and reputed professor among us all, and we invite and we welcome you, sir. That you, sir, please take this session and please enlighten us. Thank you so much, sir. Over to you, Professor Chandrasekhar, sir.
Thank you, Manisha ji. Am I audible to all of you? Sir, we can Yes, listen sir. you as well as we can see. Please. Thank you very much, Dr. Anand Kumar Arya ji, for including me in this webinar as a resource person. I'm also thankful to Professor Ashwin Sharma ji, Principal RIE Ajmer, for giving me an opportunity to present about examination reforms to all of you. Since the time is limited, without going to further details about, even just now Manisha told me that I have worked, organized or conducted or acted as a resource person about in 200 orientation programs. I also acted or coordinated programs for different state boards of school education. Anyway, now I will be starting our session. Sure. So good morning to all of you once again. Just now I have been listening to Professor Aishman Goswami presentation, very well presented, and I hope that you have thoroughly enjoyed the session. Now this session, all of you are very excited. All of you means in that whosoever is involving in teaching, whosoever is involving in learning, whosoever is involving in measurement or testing or assessment or examinations, conducting examinations or even evaluation, everybody is have some stake in this process, because this is the process where finally the students know whether they need to be promoted, they need to be certified, they need to be given employment, they need to be placed in different grades or classes, it all. Yeah. Now going ahead, you all know that this is as per National Education Policy 2020. What all kinds of examination reforms have been recommended, suggested. These are in the coming months, coming years, we will be taking up, and you can see in the meaning itself, transformational reforms. So transformational means how these examinations used to be, whether they were oral or written or paper pencil, and how over the years, over the centuries, over the decades, how they have been evolved, and at present what kind of examinations, examinations or assessment or evaluation is taking place across the country, even maybe if you go beyond country, across the world, and what kinds of examinations or assessments should be there in the coming years. So that is how transformational the progress of the examinations we will be presenting and how they used to be. Now you can see on the slide also, evaluation, you all know that during the Vedic period, Gurukul system, basically they used to be and in the nature of oral recitation. There was no paper pencil test, there was no written examination during the Vedic period or Gurukul system, even ancient period, and only through observation. We all know that, even though that Dronacharya ji, even while assessing the Kauravas and Pandavas also, we might have seen in different maybe serials or pictures, or you might have read in the books. It is all through, sometimes through conducting a test, performance test, sometimes through recitation, sometimes through observations. They used to be given grades, they used to be promoted, they used to be categorized, they used to be classified. Similarly, during the Buddhist period also, it is almost the same. Through recitation, observation, students used to be promoted, classified, and maybe placed in different ability bands or different categories. And during Mughal period, you all see that they have set up some maktabs and madrasas for so in that maktabs and madrasas, assessment used to be done orally, and there was no external agency, or there was no external board, or there was no external examination conducting body. It is only always through internal, oral, and maybe observation only. And the change start coming during the colonial period, that is British period. You can see that in 1935,
there was a Woods Dispatch Commission. So here the document, monumental declaration for, no, it is a foundation of modern system of Indian education. That's how it is called, Woods Dispatch. It is a monumental and foundation of modern system of Indian education. And first matriculation examination was started in 1857, first matriculation examination. Over the years, I've been conducted many workshops for even SCRTs and boards of school education across the country. And many places, teachers, evaluators, paper setters, moderators started asking me or asks the team who visited these places how this examination started, right? There, what was the basic, basis, and what was the rationale to keep the students in, 35 pass marks, 50 second class, maybe 60 first class, and it was arbitrarily done. And since the 1857, the matriculation examination started, and you know that. The Sadler Commission 1917, 1919. So first, setting up of secondary and intermediate boards. These are the boards in 1917, 1919. They were first, set up. And in a Harta Committee 1929, it was, first time it was referred. Failure of large candidates, metric or assessment only essay type questions. That means the pass and fail. And even even essay type questions started introducing from 1929 Harta Committee onwards. This is how the evaluation or the progress of evaluations or assessments started from ancient period to even Buddhist period, Mughal period, and even during the British period. This is how it started. Now you can see education commissions over the year, even Radhakrishnan Commission 1948-49, Mudalari Commission 1952-53, Kothari Commission 64-66. They have laid great emphasis on the need for revamping students' assessment through examinations for bringing quality and confidence in the system of education. The focus earlier was quantity, but they started emphasizing quality while conducting examinations. Learn assessment, it is about quality learning. So that is how it started all. And now in 1968 to 1986, National Policy on Education, you see 1968 National Policy on Education, it was first time it was recommended for a shift in the focus of evaluation from certification to improvement in learning. We all know that examination, purpose of examination or assessment is multifold. It's not just only for certification. Even while we assessing or evaluating or declaring the students pass or fail and keeping them in different either classes or grades, the purposes are like certification is one purpose, promoting to higher classes is another purpose, and even the third purpose may be for employment. So these are the different purposes of conducting examinations. And the 1968 National Policy on Education, it was they have recommended for shift from focus of evaluation from certification to improvement in learning. And in 1986, you all know that the National Policy on Education 1986 suggested for elimination of excessive element of chance and subjectivity, de-emphasizing memorization. See, all the recommendations of the Sarvepalli Radhakrishnan Commission or Mudalari Committee or Kothari Committee or even NPA 1968 or NPA 1986, is not possible to give within these 30 to 35 minutes. So it was very briefly prepared. And that's how only minimum, some of the main or important recommendations have been shown here and are being shared with you. And many of you may be knowing more and more recommendations or the ES different commissions and committees recommended. So here the NPA 1986, actually you all know that the role of subjectivity in our examinations, and it also emphasized for de-emphasize of memorization. So rote learning, that's what. And first time 1986 policy introduced, recommended to introduce continuous and comprehensive evaluation in 1986. But due to this 2009 Right to Education Act, now introducing our introduction of continuous and comprehensive evaluation is mandatory across the country. So it was 86 was recommended first time, and 2009, almost 20 years, that became a norm in our country, and use of grades in place of marks. So this is this was another recommendation by 1986 National Policy on Education. And over the years across the country, there are different states, different boards
have introduced the grading system like Rajasthan, CBSE, and many initially in the beginning. Because of various reasons, they have again dropped that idea. They have went for the marking system. Again, the grading system they brought back because of the advantages also there are there. So this is also one of the recommendation by National Policy on Education 1986, and introduction of semester system from secondary stage in a phased manner. So now we can see that in different universities, different even autonomous colleges or different school education in different schools also there are maybe elite schools or private schools, even I'm not sure in government schools. So across the there are many schools or colleges or universities. The semester system is has been already implemented. Maybe over the years they are keep improving or improvising a system. So these are the some of the recommendations of 1968 and 1986 National Policy on Education on examinations. And you all know, you can see the national curriculum frameworks which were prepared by the NCERT on behalf of the Minister of Education. So the first, you all know that since you are there in SCRTs and maybe some of you are from boards also, and the first national curriculum framework was developed by NCERT in 1975, and the second curriculum was developed by NCERT in 1988, and third curriculum was prepared and developed by NCERT in 2000, and fourth was in 2005, and the last one maybe this is 2021. This year or next year it is going to come up as soon as this COVID-19 and all these things settles. So the national curriculum frameworks at different points of time try to translate significant recommendations of committees and commissions and policy documents into implementation strategies, and in areas of teaching, learning, and assessment for qualitative improvement in the entire school education system. Whether they are you may call it whether they are continuous and comprehensive evaluation, or school-based assessment, or grading system. Even NCF also recommended different NCFs. If you see, sometimes for lower classes they have recommended direct grading, class 1, 2, 3, 4, 5, and for higher classes maybe indirect grading. Again, in under the indirect grading, whether it should be relative grading or it should be absolute grading, whether it is a 5-point grade or 9-point grade. So all these things over the years, NCERT also has developed different documents. NCERT has conducted around 5 regional workshops on grading across the country, not only in RIEs, Regional Institute of Education, even outside the RIE. NCERT during 2003, 4, 5 conducted different workshops to promote grading in the schools. So they have regional seminar on grading. Even I have attended a couple of workshops on grading also. So whether it is introduction of grading, whether it was introduction of continuous and comprehensive evaluation, or different examination reforms like paper setting, how to prepare a balanced question paper, whether for the board or for the SCRT. So all these experiments over the years, because of the commissions and committee recommendations, NCERT has done. It has also done many research programs in experimental in RIAs, including DMS schools, demonstration and multipurpose schools, which are affiliated to which are there inside the RIA campuses. These are the NCERT schools. Class 1 to class 12 is there. All the schools are English medium schools. These schools follows KVS norms in for teachers' salaries, everything. So different examination reforms or assessments, because of due to these commissions and committees recommendations, NCERT also has tried, not on its own, many times it is on behalf of the MHRD guidelines or MHRD direction or MHRD suggestion. It has done many workshops or conducted many research programs and developed material in the areas of examinations or CCE or grading. So this is how the progress was taking place through NCERT, also through national curriculum frameworks also. And the journey of students assessment gone a long way, passing through oral testing. We all know that during the ancient or Buddhist period, it is a oral testing, oral assessment through observation, or maybe performance test or skill test. And then from oral test to written testing, then public examinations from 1929 onwards,
internal and external assessment. Earlier, only internal exams used to be there, 100 marks. Over the years, the external assessment, maybe 70 marks for internal and 30 marks, sorry, 70 marks for external and 30 marks for internal, or 80 marks for external, 20 marks for internal. So this is how in different boards and different institutions, different schools, different colleges, autonomous colleges, they have their own criteria, how much weightage need to be given to external, how much weightage need to be given to internal. Flexibility is there because boards, you all know that SCERT is like, they are autonomous organizations under the different state governments. They need not depend on NCERT. They need not depend on CBSE. They need not depend on even other central boards like ICSE or no, they need not depend on NIOS. They have their own autonomy. They have their own mandate. They have their own flexibility in keeping how much internal assessment, how much for external assessment, even other things. So attempts to shift from content-based assessment to competency-based assessment are continued. So we all know that a little before content-based teaching, content-based testing, and content-based assessment, right? So that from that area to competency-based teaching, competency-based assessment, it should be the focus in the coming years. Even in the national policy in education also recommended, even our even NCERT documents also, they have recommended this content-based from competence-based from content-based teaching and testing. And in a new education policy 2020, which was approved in 20 July, emphasized on transforming assessment for optimizing learning and development of all students with a focus on the following. So these are some of the focusing areas where the new education policy recommended or emphasized. One is that regular, formative, and competency based. So assessment should be regular. We all know that assessment, is it not regular? Yes, it is regular. It is continuous. It is there already, but it is again emphasizing new education policy. It's not that it is something new. It is already there in our system, but still it is again emphasizing assessment, whether you may call it test or testing or assessment, measurement or assessment or appraisal or evaluation, whatever way you call it. These are different things, I know that, but still that should be regular. It is always there. Regular means every teacher in every class, some way, either informally, that assessment keep on going between the student and teacher, and the formative and competency based should be there. So assessment should be formative assessment, need not be always waiting for or hoping for summative assessment, and the competency based. We all know that from content based to competency based, it is very, very important. I just want to draw your attention because the time given is very limited. That's why I'm taking little fast. I know that I am. I hope that you are understanding and listening. I am speaking a little fast. I should have been slow. I know that. But see here, competency based. We all know that NCERT conducts a national achievement surveys, because we NCERT many times, because I have worked in the Department of Educational Measurement and Evaluation, and later on I worked in the Educational Survey Division. Before coming to RIE-NCERT of Education Ajmer, NCERT conducts national achievement surveys, in class 3, class 5, class 7, 8, and class 10. These are the terminal stages of primary, upper primary, secondary stages. That's why class 3, class 5, class 3 is a terminal stage for, in between. It is in between for primary education, class 3. And class 7, 8 is no terminal stage of upper primary in different states. Class 10 is, you all know, the terminal stage of secondary schooling. And that's how NCERT conducted achievement surveys in different classes on behalf of the MHRD. And NCERT conducts the test till now, except the last time, 2017, I think, 17 or 18, it was conducted on the basis of competency based. Prior to 2017-18, NCERT national achievement surveys across the subjects, whether they are in different classes, different subjects, conducted, the items are content based. It's not content free, and they are not competency based. Most of the time NCERT items which were used in the achievement survey were content based. Now the focus will be on competency based. The items, that means questions which will be used in the national achievement surveys, will be competency based. My point is that you all might be knowing that, heard about PISA, Program for International Student Assessment.
that is being conducted by OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, and which is helping by the ASER, Australian Council of Education Research, Melbourne, right? And these PISA test, India participated in 2012 or 13. So we came around 76th or 75th of the 77 countries from the bottom second country. So that means why did our students, the sample students are from Himachal Pradesh and Tamil Nadu, which were that time thought that best of the best students from students, and they were tested in the mathematics and science, these two subjects, or maybe language also. And why did our students got 75th or 76th position and second from the bottom? The idea is that we are always, our teaching is content based focus, our testing is content based. When our students are asked to answer the questions which are competency based, which are skill based, and it is an international test, so our students felt difficulty. So that's how even now coming year also, this year and next year also, again India is participating in PISA program for international student assessment, international survey, so that we want to learn from the international experiences, international surveys, how their students like Singapore, Hong Kong, China, South Korea, they are doing best. Why is that? Why not other countries? What happens to Indian students, where they are staying? So if the competencies are not there, if skills are not there, so in future, whether they are in their personal life or academic life or in their in their career, they will be facing problems. Whether it is a communication, whether it is in mathematics, whether they are in science, whether they are in life skills, whatever you call it, unless or until our students are equipped with competencies, they will be in trouble in the coming years and decades. That's why the competency-based teaching, the competency-based testing should be focus of this examinations in the coming months and years, and promoting learning and development of students. So this is also another area feature of assessment we recommended by new education policy, and focus on assessment for learning. We all know that this is another name for formative assessment. Assessment for learning is another name for formative assessment. It is also called school-based assessment. You know that in the name itself, this is assessment for learning. Assessment किस लिए? सीखने के लिए, सिखाने के लिए. So बाकी assessment of learning, assessment as learning, they are a little different from this. So the focus, the emphasis in assessment for learning and testing higher order thinking skills. You all know that hearts, whether they are analytical skills, critical thinking, or problem solving, or imaginative skills, or creative skill, or interpretative in nature. So all these things we all know that, but still it is again new education policy is emphasizing these should be our priorities, focus areas in the area of assessment. Similarly, helps entire schooling system in revising continuously teaching learning process to optimize learning. So these are some of the features which NEP, new education policy, is emphasizing. And these are the transforming the culture of assessment. We all know that we are also teachers, we are also many times paper setters, we are also evaluators, but still there are many things where we can improve across the country, across the boards, across the SCRTs or SIAs, diets. We can do lots of things, provided that we have the willpower to do, we have the willingness to do, right? And continuous tracking of learning outcomes of each child. See here, we just now I shared that NCERT conducts, even SCRTs are conducts this state level achievement surveys, state level achievement achievement surveys, SLAS they are called sometime back. NCERT also conducts NAS. Even many states independently conducted many achievement surveys. They themselves conducted without the help of NCERT. They sometimes took some minor academic guidance, or without taking, like Uttarakhand, Rajasthan, many states they have conducted their own assessment surveys. But here the problem is that we are not, it is only earlier NCERT tells that national state achievement surveys, it tells about the national average, state averages in different school subjects. What is the children's average in mathematics, right?
percentage, whether it is a percentage or it is in some other form, which if you say it is only average we tell, girls and boys, rural, urban, maybe category wise, this is how we report. States also, they have reported maybe district wise, maybe block wise, but student wise, tracking the students' progress is not done by, I don't think, I'm not aware whether any state has done this slash, whether you call it no state level achievement survey or in a different name, whether they have done it in student wise. Student wise means whatever survey we conduct, whichever subject or whichever class, that report should go to parent, that report should go to school, that report, not that headmistress or headmaster or parent should know that where does my child stands in mathematics, where does my child stands in languages, where does my child stands in science, and in which areas he is weak, in which areas, which competencies, which skills or which concepts he is strong. So where should he should get improvement, right? Further remedial instruction or further feedback. So where he should be improved. So that kind of reporting is not there in our country. That is the need of the hour. Unless or until we report that way, students don't know that where they are good, where they are not good. Parents, they don't know where they, because only through this final examination, board examinations or annual examinations, maybe even internal tests or assignments or individual group projects or portfolios, they may be knowing little things, but exactly in each and every subject, whether it is a mathematics, language or science, where exactly their child is performing very good, where exactly they are falling behind, right? But this is being reported in many Western countries. We know that because some of the countries where we visited, we have seen that the report goes to each and it is called a student report card. It's not at all called a national achievement survey. It's not at all called state level achievement survey. It is called student report card. That means each and every student get his own report card once the government of that particular government conducted, right? So it is at the cost of government, but student getting his report card, not given by the school, not given by the board, not given by the external agency. The government, federal government, different like Australia, USA, many countries, directly they give the report card to students so that students know that where they are good, where they are not good, and parents are happy, right? Board examinations to be made more flexible with assessment of essential skills. Board exams, you all know that it is for a system requirement. It is not student friendly. We never consider students, like NCF 2005 recommended many examinations. Some are the long-term examination reforms, some are the short-term examination reforms, right? But some of the, there should be standard or basic or some, two levels of examinations or more than one examination. So board examinations always, because we know that because in some states, for class 10, there may be 20 lakh students which are taking examination. Some states, there may be 20 to 30 lakh students which examination students are taking. Again, conducting within 3 months, within 6 months is not that easy. So it is also, student population wise, very difficult. For the system requirement, we conduct once in a while or once in a year. So we declare the results, and supplementary students, they have to take exam. So boards need to be more flexible, not only with conducting examinations, even providing options to students, their exam center, not only exam center, even the subjects, offering more and more subjects to choose for the students. For that is different thing. States need to appoint more and more teachers in different subjects, more money involved, more recruitment process, more high court stay, or more RTA. I mean, there are many other things, administrative, systematic, things. So AI based, artificial intelligence based softwares to help the track progress of students, to enable them to make optimal career choices. Nowadays we have, for example, in RIEs, we have guidance in diploma course. There is a diploma course in guidance and counseling. Maybe in SCRT also there is a separate cell, every SCRT. I hope that guidance cell. But how many SCRTs or how many students are really getting this guidance in, for career guidance, that the facility. So here the recommendation or the emphasis is artificial intelligence based software, because keeping in mind the number of students, there are almost 25 to 30 crores in our country, student population. You just imagine, USA population is 25 crores. Our students are only 25 crores, right?
So the kind of work need to be done by the boards or by SARTs or by NCERT or state governments is a huge task. It's not a simple one. So we know the new education policy is emphasizing not only human manual thing, even artificial intelligence need to be brought into the to help the students to make their career choices. What kind of group or choice or subject they need to be taken after 10th, after 12th, or graduation or masters. This is how they want to introduce. It will happen definitely. Other is a National Assessment Center. It is also called PARAK. Will bring greater synergy in board examinations conducted by different boards of education, right? So another recommendation is they want to establish, Government of India want to establish PARAK, which is a National Assessment Center. In many countries, it is already there. Our country, it is not at taking place its shape. And self-assessment and peer assessment should be more and should be encouraged. It should be widely used in our schools, even colleges. Still now we have that traditional teacher assessment. It is a dominant. The teacher is the whether the assessment or examination or evaluation, paper setting, everything teacher is being done. Maybe that same teacher may be branded as he is a moderator, he is item writer, he is evaluator. This is, but there should be also scope for self-assessment. There should be also scope for peer assessment. This is already emphasized by NCERT also, and ministry also is telling that self-assessment students should be involved in assessment. Students, every student need to be involved. Once student is involved, the fear, the phobia, the anxiety, that will be, I mean, it cannot be taken away completely, but it can be reduced, because the more and more teachers involve students in assessment, so they know that it is not something new. They need not worry. So even peer assessment, the other classmates, they should be involved in assessment within the class. The same student can be, students can be involved, even other students also can be involved peer assessment. So again, National Testing Agency, already it is established, but you all know that till now it is conducting like many examinations, but still the recommendation is that you should also conduct even aptitude test across the country, so that even different universities need not conduct different separate examinations, different colleges need not conduct separate examinations based on the overall rank. Maybe it is a what you call that grade point average or GPA. So one can go for this admissions. And another is this is some time back, ministry and NCERT, they are emphasizing 360-degree assessment. Something sounds attractive, but what kind of assessment it is? 360-degree multidimensional. So it is it is not from only teacher assessment. Here basically you can see that here the emphasis is on self-assessment, assessment by teachers, peer assessment, even assessment by parents. That's what it is recommended. Not only teacher assessment, not only self-assessment, not only peer assessment, even parents need to be involved in assessment. So that's how even self-assessment, the linkages should be there between the school and home, and it is a multi-layered, multi-sources should be there. And assessment by teachers, this again, it has been given artificial intelligence based software to be used for schools, for track the progress of the students. So even it will also include progress of the child in inquiry based learning, quizzes, role plays, group work. These are the different tools and techniques we can use in assessment. You know that apart from these, there are even rubrics can be used, and there is portfolios can be used, there is school profile can be used, even students individual projects or group projects, all kinds of activities can be used in report the students' performance, whether they are in the curricular areas or co-curricular areas, right, for their all-round development. And as completely school-based assessment also, it is it is coming up. Even last before year 2019-20, NCERT has conducted one mega teachers training program. It is across the country. Sir, Yes, please. so we are short of time. If you can conclude the session. Okay, madam. Okay, just I'll take 2-3 minutes maximum. Okay, sir. Thank you. Even a school-based assessment, school-based assessment, it can be
basically you all know that school-based assessment, it is by name itself, it is implies that it is based in the school and conducted by the teacher and reported to the students, right? And there are other things which I want to present or share with you, because you all know many things, but some of you may not be knowing. But since already time limit, already yesterday I have been informed that I can take 45 minutes. Today I have been told that 35 minutes. Now, these are the, see, national assessment. Last slide I am sharing here. That Parag, I just told that National Assessment Center. Here the objectives of National Assessment Center are setting of norms, right? And standards and guidelines for assessment and evaluation. The settings, norms and standards means like learning outcomes, right? Learning outcomes at different stages in different schools and different classes in different topics. What students are expected to do in every class, every topic. So that is how the one of the activity or one of the objective of a National Assessment Center. And guiding state achievement service, wherever states help for academic guidance or even any other guidance. So helping for national state level achievement surveys and conducting national achievement surveys. That is always NCERT is being done, and monitoring learning outcomes in the country. Right now there is no mechanism to track the just like I told that national report card, student report card. That kind of report card is not there, not being given by the NCERT or the Minister of Education. If that is given to each and every student after survey, each and every survey, so it is easy to track their progress. So here I think this is the last slide. Thank you very much for giving me an opportunity, Dr. Arya-ji and Manisha-ji and Dr. Sharma-ji. And it is already there, National Testing Agency in our country. So these are the many things are there. I'm not, no, thank you very much. Thank you, sir. That was a very interesting session, and sir has explained the assessment and evaluation process in a very detailed manner. Actually, we have few questions from the participants, but as we all know that we are lack of time. Madam, we can have 2-3 questions, please. We can have 2-3 questions. So I am taking one question. ये वीरभद्र प्रताप जी ने पूछा है, सर अलग अलग बोर्ड और संस्थान का असेसमेंट अलग अलग होता है, कैसे इसमें इक्वालिटी लाएंगे सर, थोड़ा समझाने का कष्ट करें. Madam, can I respond now? जी. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Thank you very much, madam, for asking this question. Actually, madam, I have mentioned that education, we all know that it is under concurrent list, and the states they have autonomous. They have their own autonomy in what kind of curriculum should be there, what kind of syllabus should be there, what kind of assessment should be there. States have their own, boards have their own autonomy and flexibility. They need not listen CBSE, they need not listen NCERT, they need not listen even ministry. Only guidelines can be, across the country, if there is a, CCE scheme. It's not that NCERT, whatever is proposed CCE scheme, states follow it. Whatever CBSE followed CCE scheme, and states didn't follow. States have their own autonomy. But while reporting state results, whether they are the board examinations or achievement surveys or whatever the assessment or evaluation, see different many times COPs organize conferences, Confederation of Boards of School Education. All the state boards are members of COPSE. So there many times they exchange, they share what are the common areas, common practices, shares are being followed, boards are being followed. And if they come to an agreement, see, these are the things which we commonly follow, these are the things which we cannot follow. Accordingly, over the years, slowly, they can come to a common platform that whether it in the area of question paper setting, whether it in the area of whether it is offline testing, online testing, or how many booklets should be there, how many question paper should be there. Is it the same question paper for all the students across the state, whether they are the rural, urban, tribal or remote areas or private schools, government schools. So all these decisions need to be taken in after thorough discussion. So already there is a forum, even ministry organizes many times, even NCERT every year almost conducts state boards, SCRT's conferences. So it's over the years they are taking place that, but it will take time, and it cannot be directed. States cannot be directed that you need to follow this
procedure of practice only. Thank you, sir. So there is one more question from some Vivo 1606. Sir, he is asking that teaching learning process in India is examination based, that is rigid and useless in real life. Our labor and technical force are non-trained and deficit in competence. Kindly explain how this class is to be oriented for getting better performance in real life. So he just want to know that how can our evaluation process can be more useful in real life situation, as I think. Yeah, thank you, Manisha ji. This interesting question need more time actually, but still I'm taking less time. I'm trying to do. See here, I just told that since boards are academic, boards of examinations, the different boards. Some states they have one board, some states they have two boards, some states they have 3 to 4 boards, 5 boards in across the country. And since boards are have their own autonomy and their own mandate, right? And we cannot, nobody can dictate the boards. Even the NCERT or the Ministry of Government of India cannot dictate because it is under the concurrent list. They have flexibility. So only thing is that how the examinations can be really helpful in their life, or how. So actually here, whoever is the paper setter or whoever is involved in assessment or evaluation or even testing, whether we call it formative assessment or summative assessment, whatever assessment for learning or assessment of learning, whatever name you call it, but they should have something in common. Means they should, while whoever teaches, they should prepare the test. Whoever teaches in the classroom, they should be given the task of preparing, even assessing and declaring the even evaluating. But the problem in our country, I have seen many places that for class 10 question paper is preparing by the class 12th lecturer, or sometimes even university faculty are preparing question paper for class 10. So how a university lecturer, how a college lecturer knows that whatever was happened in the class 10th exam classroom, he don't know what kind of syllabus has been completed, what kind of students are there in the class, how what are their skills, what is their abilities, what is their age wise, class wise abilities. The paper setter doesn't know. So the states or boards should very carefully, with very they should involve the paper setters. One example I am giving, they should involve the paper setter. Whoever taught the students class 10, they should be involved in paper setting kind of thing, so that at least that should be very nearer to reality. Thank you, sir. It was a very good answer. I think the one who has asked the question must be satisfied with the answer. And thank you so much. It was a very good session, sir. And it was a very wide explanation on how the different commissions have explained and proposed assessment and evaluation in the document. And you explained this whole evaluation process in new education policy very nicely. Thank you, sir. It was a very, very good session. As you can see in the chat box also, there are many who are appreciating the session. Thank you so much for your kind words. And I think it was a good session. So I would like to conclude this session over here. Over to you, Anand, sir. Thank you, madam. Thank And you, thank you, Professor Chandrasekhar sir. It was really a wonderful and need of our. Sabiko namaskar. Thank you. Ji, namaskar. Now for the next session, it's little. Next session will be mine. I'll discussing something. So I don't know who is introducing me. Jasleen, can you? Sir, Rubina ma'am from Kashmir. Okay. So can you ask her? Yes, sure, sir. I'm right here, sir. Okay, that's good. Morning to all of you. First of all, I would like to congratulate all the members of RIE Ajmer, especially Anand sir, who is the program coordinator, and his entire technical team for arranging such a wonderful, vital, and informative program. I'm thankful to them for giving me the opportunity to coordinate this session. On behalf of all my participants from JKUT, I extend my gratitude to the entire team of RIE Ajmer for organizing this program. Now coming to my main motive of being on screen, that is introducing Dr. Anand Kumar sir.
Associate Professor of Chemistry, RIE Ajmer, and coordinator of this ongoing program. Well, Sir has more than 16 years of experience in NCERT and is also working as state coordinator for the state of Rajasthan. He is actively working for the extension activities for key initiatives of MOE such as consultation meets for NEP 2020. Sir has either completed or is carrying out research on more than 8 research projects funded by NCERT and PAB on various themes such as implementing needs-based intervention at block level, study of impact of using educational kits, state in-service science teachers training, and also on key initiatives or policy of government. He has also published quality research papers in referred journals of high repute. With 15 international and 3 national level citations, Sir has 246 citations in his credit. Anand Ari Sir has published 2 books as coordinator. Last but not the least, he has actually coordinated more than 30 training programs on ICT, content enrichment, science education, lab practices, research methodology, etc. Now, without taking much of your time, I would like to invite Anand Sir to continue with his PPT on online and digital education, ensuring equitable use of technology. Thank you, sir. Over to you, sir. Thank you, Rubina ma'am, for your kind words. I welcome all you in this session, and as Rubina ma'am had said, today we are going to discuss the session. We have a session that is online and digital education, and how this online and digital education can be used as a equitable and ensuring the equitable use of the technology. Everybody is very clear that we are in a situation in which we cannot go to our schools, we cannot move outside. So this is only the mode which we can use. So the policy has different perspectives for the online and the digital education, and we will discuss all these things. Now, the first thing, let's look into the Indian education scenario. If you look at the Indian education scenario, we have near about 15 lakh schools, and in these 15 lakh schools, 85 lakh teachers are teaching to the 26 crore students. This 26 crore is very big number. Many countries, they even don't have the population of the 26 crore. जितनी हमारे यहाँ students का number है, इतना दूसरे countries में population ही नहीं होता. तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हमारे लिए एक चैलेंज है कि we have to impart the quality education to these 26 crore students, and imparting education for skill training and holistic development is really a big concern. जो हमारी national education policy बात करती है कि we have to prepare our students or children's future generation for skill development, and they must we have to concentrate on the holistic development of the child. We have to provide them equitable and quality education, so that that learning must be the lifelong learning, and one should recognize and identify and fostering of the unique capability of the each student. हर बच्चा अपने तरीके से सीखता है, मैं अपने तरीके से सीखता हूं, आप अपने तरीके से सीखते हैं. That means we have 26 crore individuals, और इन 26 crore individuals के साथ में हमें inclusion को भी aspect को भी लेना है. So that means हमारे अगर आप इंडियन एजुकेशन को इंडियन सिनेरियो को देखते हैं और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखते हैं, ये हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि ये चीजें बच्चे के अंदर इनकलकेट होनी चाहिए. तो ये किस तरीके से हो पाएगा? अगर आप देखें तो बहुत सारी रिसर्चेस हुई across, not only across the India but even world, और इन रिसर्चेस में पाया गया कि ICT has the potential to meet all the challenges. आईसीटी में वो क्षमता है, आईसीटी में वो मादा है कि ये जो चैलेंजेस हैं इनको मीट कर पाए. किस तरीके से हो सकता है? What are the issues and challenges in implementing? The first thing is diversity.
अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मैंने जैसे अभी बताया, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है। डाइवर्सिटी इन सेंस ऑफ ज्योग्राफिकल हम बहुत एक दूसरे से अलग-अलग हैं। अगर आप एक नॉर्थ ईस्ट का बच्चा नॉर्थ ईस्ट में एक स्टूडेंट बैठ के पढ़ाई कर रहा है और एक राजस्थान में दूर-सुदूर डेजर्ट में एक बच्चा बैठा हुआ है और एक साउथ में बैठा हुआ है, तो हमारे यहाँ ज्योग्राफिकल बैरियर्स बहुत अलग-अलग हैं। द लैंग्वेज इज आल्सो ए डिफरेंट इश्यू। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो भी अलग-अलग हैं। तो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है। हमारा कंट्री जो है वो बहुत डाइवर्स है। हमारे यहाँ कल्चर अलग है, सारी चीजें अलग-अलग हैं, इसलिए डाइवर्स है। दूसरी जो सबसे बड़ा इश्यू है दैट इज वी आर वेरी लार्ज इन नंबर। हमारा जो स्केल है वो बहुत लार्ज है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो नंबर मैंने बताया स्टूडेंट्स का नंबर, बहुत सारी कंट्रीज तो उनकी इतने छोटे-छोटे देश हैं जिनकी पॉपुलेशन नहीं है, तो वहाँ सब चीजें मैनेज करना जरूरी है, बट हियर द नंबर इज वेरी लार्ज। दूसरा, जब इन सब चीजों को डाइवर्सिटी और नंबर के साथ में देखते हैं, so we should have a proper infrastructure for implementing ICT interventions। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने आप में एक इश्यू से कम नहीं है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाने से ही कुछ नहीं होता, हमें वो टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसीज भी हमारे टीचर्स और हमारे बच्चों और या टीचर एजुकेटर तक को देनी पड़ेगी, so that it could be done in a proper way। We have to generate our quality digital resources। वो जो क्वालिटी डिजिटल रिसोर्सेज ऐसे हों जिनको बच्चा घर पे बैठ करके या अपनी पढ़ाई के साथ साथ कभी भी उनको बैठ करके कर सकता है। एंड नेक्स्ट इज कन्वर्जेंस इन efforts। All efforts should be in convergence। All our efforts, that is our teacher educators, our administrators, our students, and all these things, that is we have to taken into all accounts, and all these efforts must be in a single convergence, so that we can meet all these issues and challenges। So what could be the very scopes of implementation of the ICT interventions? If you look at the scopes of implementing the ICT interventions, the first could be the development and dissemination of the content of e-books. These are the e-content, that is the digital content. These could be in form of e-books, e-content, and its delivery through the portal, apps, and transmission. The second could be the learning management system, CMS, OER could be there, and the online assessment management information system, monitoring, etc. platforms must be there, so that you can have your e-content, you can play your e-content, or you can facilitate your e-content to the learner. The third one is, that is we have to concentrate on this. NEP says that our learner should be equipped with 21st century skills like communication. He must be cooperative. She must be collaborative. Our learner should be critical, must be a critical thinker, and he must be a problem solving attitude. So what we can do, we can have the use of we must have the use of these resources, and that is the use of online and the offline technologies. And since we have to taken into account the inclusion also, so we must have the technologies that take into account all the inclusive, that is for the young person also. And one of the most important thing is we have to reach to the digital divide. We have to bridge this digital divide, rural, urban, or the persons who are not having the technology. So these are the different scopes we can work on this one. Now, how this ICT was introduced throughout the different sessions, if this could be there, this is the timeline. So how you can say, so first, the ICT, information and communication technology, or you can say education technology, in our country was introduced in 1970 by five-year plan. And in this educational technology scheme, the six state institute of educational technology were established. And these
technology, State Institute of Educational Technologies were given they were fully funded for the buying the video cassette players for educational purpose. So this was the how you can say the information communication technology or the educational technology in the education field was introduced. And then this was taken as a pilot project in 1984 and 85 as class, that is the computer literacy and studies in school. And this was introduced as a pilot project. And in this one, the BBC microcomputers were given to the these educational institutes. And this was the first formal introduction of the computer aided learning, you can say. And in 1998, our Prime Minister, he has introduced a task mission that was National Task Force on Information Technology and Software Development. And in this one, the different the technology related, that is the softwares were given to the different schools and the those who are dealing with the education. And these not only the softwares were given, but a special effort was also introduced for the development of this one. And the different schemes were introduced, that is Vidyarthi computer scheme, Shiksha computer scheme, and school computer scheme. And then in 2004, the that is ICT scheme of school education that was introduced. And in that one, the different schools were given all the government aided schools. They were given the ICT facilities. Even the states have been asked to devote the 1 to 3% of their educational budget in the developing of the infrastructure related to ICT. And they have been asked to develop the various smart schools for the demonstration purpose. And the computer accessibility through the secondary and the higher secondary was introduced. And later, it nowadays it has been introduced in the SMSA also. So what are they? You can see the different schemes and initiatives, and you can see that is in the Samagra Shiksha, that is the ICT at school scheme. The ICT component was has been introduced, and in this one, establishing the infrastructure that may be related to hardware, software, where digital gadgets, network, power supply, the capacity building not of the teachers and how they can integrate ICT in their teaching and learning, the development of the e-content, so NCERT, CBSE, and even the RIEs have been given for the task to develop the e-content. National ICT Award is giving every year to the teachers to encourage the teachers, and various MIS have been developed so that these are the platforms they can promote the digital learning. PM e-Vidya is also launched that with the slogan that is One Nation, One Portal, and for every class there is a one channel, and there are two portals. One is Diksha and the Swam, and one class, one channel, the radio, and some those who this is to bridge the digital gap. Those who are placed at the remote areas, those who are not having the internet connectivities. So the various interactive programs, educational programs are telecasted through the radio, CSR, podcast, and through TV. And this particularly, it has been is given the special emphasis that the e-content must be given the equity, so that it must be equal for all. And on the SWAM portal, various MOOCs, massive open online courses, are introduced, and many department of higher education as well as NCERT, and they have been promoted to for the various types of MOOCs, so that our teachers can update their knowledge on this one. And Diksha is a platform. Diksha is the one of the most innovative platform, जहाँ पे जितने भी जो हमारे states हैं, उन states को एक साथ लाया गया है, और according to the states वो अपना जो curriculum है या जो अपना syllabus है, उसके according जो e-content है वो डाल सकते हैं, और different languages में जो e-content है that is available
Okay, and there are various ICT initiatives also. They are NROER, that is National Repository of Open Educational Resources. These open educational resources पूरे देश का जो e-content है, that is placed at a single platform, and that is at NROER. इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो e-पाठशाला है, e-पाठशाला पे भी आपका जो ऑडियो वीडियो और जो हमारे इंटरेक्टिव्स हैं, they are available along with all the NCERT material, and all the NCERT material is available in the digital form. All the e-books are available. So in a situation like in this one, and all the books are available. I have told you the SWAYAM portal. Here in the SWAYAM portal, you will find the MOOCs. Different programs are present. There are different spoken tutorials are there, so that you can use the learning of the different the software also. स्वयं प्रभा के 2 चैनल, जो किशोर मंच और जो स्वयं प्रभा है, इसके 2 चैनल हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं, और ये पीएम ई विद्या से इनको कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे 24 घंटे जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं वो प्रसारित होते हैं। करिकुलम फॉर आईसीटी एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए अलग-अलग तरीके से किया गया है। अगर आप देखें तो इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं। टीचर्स अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं। डिफरेंट इसमें जो करिकुलम और जो सिलेबस या डिफरेंट कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज में आप एनरोल करके कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेट्स इसमें आगे आ रहे हैं और वो अपने टीचर्स के लिए इस तरीके से कर रहे हैं, एंड दे आर गिविंग द इंसेंटिव्स फॉर द टीचर्स आल्सो, दोज हु सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस आईसीटी courses on ICT curriculum. OLabs, that is the online labs are there, and these are providing the virtual labs कि students या जो teachers हैं वो घर पर बैठ करके या while they are at a distance place, they can integrate their teaching and learning material by using the virtual labs in that one, and various types of spoken tutorials are available. Now, what our education policy is saying about all these things? Okay, if one of the most important thing our education policy says that in the earlier education policy that was in 1986 and 1992, at that time it was not possible to visualize the situation. जो disruptive technologies या इंटरनेट का जो विकास हुआ है उनको इतना विजुअलाइज उस टाइम करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन जो आज की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी में ये सब जो चीजें दी हुई है उसमें उन्होंने वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से लेके पूरा वो जो चीजें ली हैं जिससे हम हमारा जो देश है किसी भी वजह से हम जो ऑनलाइन लर्निंग है उसमें पीछे नहीं रहे. So they have ensured the equitable use of technology. The first thing is they are optimizing and expanding the existing platforms. तो जैसे आप देख सकते हैं धीरे धीरे जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है, पीएम ई विद्या जो चैनल है वो लॉन्च हो चुका है, वन चैनल फॉर वन क्लास, आए दिन नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं. मैंने आपको बताया जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है, दीक्षा प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथन किया जा रहा है. वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनके जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को भी जल्दी ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा. बच्चों से लेके आप अगर देखेंगे जो टेक्स्ट बुक्स हैं, एवरी मटेरियल that is in the image, audio, video material, that is each and every material and ICT interventions are available. The second thing is the various alternate modes of quality education, along with the wherever and whenever the traditional and in-person mode of education are not possible, they are being explored. It gives you the flexibility to explore the alternative modes of the quality education. Along with the leverage of the advantage of the technology, policy also advocates that one should acknowledge the potential risk and the danger of the technology. That is, we should use this technology, but not at the cost of our values, and we have to look into account the risk and danger of this one. And the policy also advocates the various pilot studies to determine how the benefit of the online and digital education while addressing or migrating the downsides. That is, one should be updated through the research also, considering the concerns of the equity and digital device, and it should be collaborated with the Digital India campaign.
Now, in the policy, the establishment of the National Educational Technology Forum, an autonomous body, has been given, and this autonomous body will provide a platform for free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, not only learning, but the assessment, the planning, as well as the administration also. It provides the independent evidence-based advice to all the government, either central government, state government, and government agencies on the technology-based interventions. This, that is NETF, the autonomous organization, this will build the intellectual and institutional capacities on educational technologies. It will also articulate new directions for the research and innovations. In the policy, it has been asked to, it has been asked, that is to create a dedicated unit for building of the world-class digital infrastructure, digital content and capacity, and that is to increase high quality e-learning and a vibrant ecosystem in the country, and that is to create the solutions for the challenges, and that comes through the large scale and the diversity of our country. So what will be the different implementation strategy? The first thing is the digital infrastructure. If you look at the digital infrastructure, I will take all these aspects one by one. If you look at the digital infrastructure, so how this digital infrastructure could be taken place. So the thing is how there should be the labs and ICT facilities in the classroom. These are the digital learning labs at national level, state level, district level, and school level. And these digital learning labs should be operational, and they must be integrated with the teaching and learning. There must be the softwares, and especially this free and open source software, that is they are free from the copyrighted. They जो सॉफ्टवेयर्स हैं फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनको प्रमोट किया जाना चाहिए, डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं, एंड दीज सॉफ्टवेयर्स मस्ट बी, देयर मस्ट बी ए कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विद ऑल एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स. हमारे पास में गैजेट्स और एप्लीकेशंस होनी चाहिए, और ये जो गैजेट्स एप्लीकेशंस हैं ये असिस्टेड टेक्नोलॉजी वाले होने चाहिए, जो सो दैट दे मे बी फॉर द इंक्लूजन ऑफ द ऑल द स्टूडेंट्स. ओके, हमारे पास में नेटवर्क और जो कनेक्टिविटी है उसकी बात की गई है. सो देयर शुड बी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो आपका लेन कनेक्शन है वो होना चाहिए फॉर शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज, नॉट ओनली एट एवरी टाइम एट ऑनलाइन बट ऑफलाइन भी होना चाहिए. और ये जो बात है ये हर स्कूल तक की जानी चाहिए. फ्री इंटरनेट फैसिलिटी फॉर द एजुकेशनल एक्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स और टीचर्स की बात की जानी चाहिए. हमारे पास में एक रोबस्ट सिस्टम होना चाहिए डाटा स्टोरेज का, मैनेजमेंट ट्रैकिंग का. सो एंड ये जो डाटा स्टोरेज है ये हम हर स्टेज पे हो, दैट इज नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सो दैट जो चीज भी हम बच्चे तक पहुंचाना चाह रहे हैं उसको जब भी यूज में लेना चाहें वो आप ले सकते हैं. ऑफलाइन सिस्टम फॉर द कंटेंट शेयरिंग एंड द ट्रेनिंग, लोकल सर्वर, हार्डवेयर, ये जो डिजिटल रिसोर्सेस हैं उनकी. कुछ हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी जो होने चाहिए, और इसमें हम बात कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द वर्चुअल लैब्स विद दीक्षा. दीक्षा में जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट मटेरियल्स आर अवेलेबल फॉर द डिफरेंट ऑलमोस्ट ऑल इंडियन लैंग्वेजेस. तो ये जो वर्चुअल लैब हैं या जो हमारी जो इंटरेक्टिव्स हैं, ये जो चीजें हैं इनका इंटीग्रेशन होना चाहिए. हमारे जो फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं उनका एजुकेशनल बेस्ड जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका डेवलपमेंट होना चाहिए. डेवलपमेंट ऑफ द MIS शुड बी देयर. तो पोर्टल एप्स जो भी टूल्स हैं एजुकेशन सिस्टम में उनकी बात की जानी चाहिए. नेक्स्ट इज द डिजिटल रिसोर्सेज एंड कंटेंट. डिजिटल रिसोर्सेज और जो कंटेंट है, वो जो डिजिटल रिसोर्सेज और जो कंटेंट है, दिस डिजिटल रिसोर्सेज एंड कंटेंट मस्ट बी क्रिएटेड as per the need of the students. जो रिपोजिटरीज हैं
वो रिपोजिटरीज एस्टेब्लिश की जानी चाहिए, एंड दीज रिपोजिटरीज मस्ट बी ओपन एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज, दे मस्ट बी इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। कुछ कंटेंट ऐसा भी होना चाहिए जो ऑफलाइन कंटेंट हो, टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ द इंटरनेट नीड्स की। हो सकता है हर जगह इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो, वहां पे जो भी मटेरियल अवेलेबल हो, इट मस्ट बी ओपन लाइसेंस कंटेंट होना चाहिए, एंड कंटेंट फॉर द CWSN शुड आल्सो बी देयर। और हमारे जो सिमुलेशंस हैं उन वो भी होने चाहिए, स्टिमुलेटेड कंटेंट फॉर द वर्चुअल लैब, एंड द एक्सेसिबिलिटी फीचर्स लाइक इमेज डिस्क्रिप्शन कि आप खुद उसमें काम कर सकें, इंटरैक्टिव बुक्स। आजकल आप देखेंगे जैसे जो पहले बुक्स आती थी वो केवल फ्लिप बुक फॉर्म में आती थी, अभी अगर आप देखेंगे तो उसमें QR कोड आ गया है। फिर अगर आप और देखेंगे तो पूरे उसमें QR कोड से रिलेटेड, QR कोड के अंदर ही जितने भी जो ऑडियो वीडियो मटेरियल इमेजेस इंटरैक्टिव्स एवरीथिंग इज प्लेस्ड। थोड़े दिनों बाद में और कुछ चीजें इस तरीके से आ जाएंगी। तो जो हमारी बुक्स हैं, जो हमारा मल्टीमीडिया है, दे मस्ट बी इंटरैक्टिव, सो वी मस्ट हैव आवर द इंटरैक्टिव रिसोर्सेज विद अस, वो इंटरैक्टिव रिसोर्सेज होने चाहिए। नाउ जी मैम, Can you please try to wind up your session by 11:55, sir? okay. Thank you, sir. I'll start it late, so I'll take by Yes, sir. 12, right. Okay. There is not only the development and this one, there should be the transmission of this one. There should be the dissemination also. और dissemination हमारा हर मोड पे होना चाहिए. It should be some video program भी हो सकते हैं, interactive जो TV channels के थ्रू भी हो सकता है, और हमारा audio program भी हो सकता है, IVRS system भी हो सकता है, जो students और teachers के लिए भी हो सकता है. There could be dedicated satellite based network भी हो सकता है. वर्चुअल लैब्स हो सकती हैं, ऑनलाइन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन. स्टूडेंट्स के लिए हमें डिजिटल कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करने की जरूरत है, जो हमारे जब हम जो टेक्नोलॉजी जिस वे में यूज करते हैं और हमारे जिस स्टूडेंट जिस तरीके से यूज करते हैं, दे आर एंटायरली डिफरेंट. सो द डिजिटल कॉम्पिटेंसीज ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी बिल्ड. Okay, and the one of the most important thing is, we must have the training and incentives for the teachers and teacher educators. जो टीचर्स हैं उनको ICT में या ICT इंटीग्रेशन में, दैट इज कंटेंट पेडागोजी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है, उसमें उनको जो उनकी टेक्नोलॉजी जो कैपेसिटी है, दैट कैपेसिटी हैज शुड बी बिल्ड, एंड वी हैव टू ले आउट द स्टैंडर्ड्स आल्सो. ऐसा नहीं हो कि हम केवल ICT या जो टेक्नोलॉजी है उसी की बात करते रहें, और हम कहीं ना कहीं उसको ये खत्म कर दें कि जो हमारा मेन मोटो है उसको हम भूल जाएं. तो वी शुड लुक इनटू दैट एस्पेक्ट्स आल्सो. ये जो कुछ बातें थी हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई. मुझे लगता है अगर मैं टाइम फॉलो नहीं करूंगा तो आई कैन नॉट आस्क अदर्स टू फॉलो. सो आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड इन माय शेड्यूल टाइम. Thank you, sir. Please, if you have any questions, you can ask. So questions बहुत सारे आ रहे हैं. एक क्वेश्चन है सर, how to identify and control nuisance or negative impact of digital devices? देखिए, जो डिजिटल डिवाइड की बात हमारे यहाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है. सो उसी के लिए जो हमारा जो प्राइमरी फोकस है, अगर आप देखेंगे जो डिजिटल इंडिया कैंपेन चल रहा है, डिजिटल इंडिया कैंपेन बेसिकली जो लॉन्च ही इसीलिए हुआ है, दैट इज टू प्रोवाइड द ऑल द दैट इज गवर्नेंस एट थ्रू दिस डिजिटल मीडिया. तो आप जो डिजिटल इंडिया कैंपेन है या उसको इसी तरीके से आप कर सकते हैं. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूवमेंट करके हम चीजों को कर सकते हैं. कुछ ऐसी चीजें जब तक हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या वो जो चीजें अवेलेबल नहीं हो पाई होती हैं, तब तक हम ये भी कर सकते हैं कि कुछ इस तरह के मीन्स by telecasting the educational program through the through TV programs, or even broadcasting through the TV, or by using the IVRS, or through promoting this mobile based technology, उसके जरिए हम चीजों को कर सकते हैं. प्लीज.
Thank you, sir. Another question, sir. What is the special provision for Divyang students? Like we have ebooks and different portals for other students. एवरी टाइम जब से मेरे सेशन शुरू हुआ है, मैंने हर टाइम ये बात की है कि हमें सबको साथ में लेके चलना है। और अगर आप देखें तो इस मामले में हर चीज हो रही है कि जो आपका जो डिजिटल कंटेंट बनाया जा रहा है, डिजिटल कंटेंट केवल और केवल एक फॉर्म में नहीं हो, इट शुड बी इन वेरियस फॉर्म्स। उसके कुछ जो साइन लैंग्वेज में भी उसको डेवलप किया जाता है, वो साइन लैंग्वेज में भी हो और उसको जो वीडियो वाला पार्ट भी हो। कुछ इस तरीके की जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज या जो सॉफ्टवेयर्स हैं, they promote the assistive technology, उनको डेवलप किया जा रहा है, so that we have to take into consideration to the learning of our दिव्यांग person. कुछ लोगों ने हाथ उठाया हुआ है, जैसे ये हरियाणा झज्जर से हैं मैडम। प्लीज मैडम, योर माइक इज अनम्यूट। सबको अनम्यूट कर दीजिए। इफ somebody is asked for 2 minutes we can have. नीलम क्या निर्मल मैडम जी। हरियाणा से मैम, निर्मल मैम, प्लीज अनम्यूट योर माइक। माइक अनम्यूट कीजिए एंड प्लीज। राहुल गर्ग जी। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी मैम, प्लीज। हाँ सर, आई हैव 2 questions. One is sometimes before you were talking about the qualitative contents. तो अभी क्या हो रहा है सर, जो हम देख रहे हैं, too much content is prepared by the teachers. Accessibility of the right content to the students is a great challenge sir. इतने सारे ग्रुप्स बन गए हैं, टीचर्स अपने पार्ट पे तैयार कर रहे हैं, कहीं से भी कोई भी कंटेंट बच्चों तक डाल दिया जाता है। जो एक राइट क्वालिटेटिव कंटेंट है वो बच्चों तक पहुंचना अपने आप में एक चैलेंज बन गया है। तो हाउ कैन वी रिटेन दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन सर। सेकंड सर, ऑनलाइन असेसमेंट। अभी जो हम टेम्पटेशन देख रहे हैं हमारे बच्चों का कि उनको ऑफलाइन एग्जाम लेना है या ऑनलाइन लेना है, तो दे प्रेफर टू ऑनलाइन। तो कहीं ना कहीं वो एक इंटीग्रिटी पर, या हमें लगता है कि वो फेयर जो असेसमेंट है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है, या बच्चा अपने आप को ओपन या फ्री फील करता है। तो आई जस्ट वांट द आंसर ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस सर। मैडम, आपके जो सवाल हैं बिल्कुल वाजिब हैं। आज की जो परिस्थिति है उन दोनों में ये जो आपने प्रश्न पूछे ये बिल्कुल हैं। जो अगर आप पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में मैं बात करूं तो पॉलिसी ने जो डिफरेंट तरीके के OER डेवलप करने के लिए कहा है, दैट इज ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, एंड दीज ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज मस्ट बी एट नेशनल लेवल, state level, and you can have at your own district level and block level also. और जब भी इनका dissemination या उसकी बात की जाती है, so there must be a check. अगर आप NROER प्लेटफॉर्म देखेंगे जो हमारे NCERT और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से रन किया जाता है, if you can, anybody can upload any content in that one for the country, but that particular content is not available for the students or whole country unless and until it will be reviewed. So there must be some check at the level. This must be checked at the state level or something, and the teacher has to come up. जो टीचर की जो कैपेसिटी बिल्डिंग होगी या वो जो चीजें होंगी उनमें कहीं ना कहीं ये चीजें उनको बताई जाएगी कि किस तरीके से वो इन चीजों को कर सकते हैं कि कौन सा चीज अवेलेबल है। पहली चीज तो टीचर को जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करते हैं तो हम पहली बात यही कहते हैं कि ICT को हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए, हर जगह यही बात की गई है। अगर आप देखें तो हमारी पॉलिसी में इसको कई जगह आपको इस चीज को किया गया है कि जो भी टेक्नोलॉजी है जहां आप सूटेबल यूज कर पाते हैं आप उसी तरीके से उसको यूज में ले। एंड रिगार्डिंग द असेसमेंट, and the lot of researches are being on and going on.
और ये जो टेक्नोलॉजी का पार्ट हमारे बीच में आ गया है, आप मान के चलिए आज आप और हम एक डिस्टेंस पे बैठे बैठे एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि हम कभी इसको खत्म कर पाएंगे, ये वोट हमेशा रहेगा। सो दैट इज अ डिफरेंट इशू एंड इशू ऑफ द डिबेट। मुझे लगता है जब हम डिस्कशन जो हमारा फोरम होगा लास्ट में, उसमें इस तरीके के सवाल लेंगे। मुझे लगता है मुझे टाइम से स्टिक होना चाहिए, नहीं तो कल की तरह फिर मैसेज आएगा कि सर कल 5 बजे तक कंप्लीट हुआ। तो डाइट लेह से एक क्वेश्चन ले लेते हैं सब, प्लीज। डाइट लेह लद्दाख। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी जी जी। गुड आफ्टरनून मैम एंड गुड आफ्टरनून आनंद जी। जी यस सर, हमारे इस अभी दीक्षा पोर्टल पे बहुत सारे ई कंटेंट अपलोड हुए हैं सर। जी ऑल ओवर इंडिया के एक्सपर्ट्स ने दीक्षा पे बहुत सारे ई कंटेंट अपलोड हुए सर, लेकिन कुछ कंटेंट इरिलेवेंट्स भी लग रहे हैं सर। जो कंटेंट रिव्यूअर्स को अच्छी तरह से रिव्यू करने की आप जरूरत लगते हैं कि नहीं आनंद जी, इस पे थोड़ा डिस्कस कीजिए प्लीज। बिल्कुल, ये मैं इस बारे में मैडम का भी, जो निर्मल मैडम से बात हुई, इनसे भी यही बात थी कि द कंटेंट मस्ट बी बिफोर अपलोडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म दैट इज यूज्ड बाय द आवर एजुकेशन सिस्टम, इट मस्ट बी रिव्यूड। मुझे लगता है कि ये चीजें हो रही हैं और धीरे धीरे होंगी। ओके, चलिए मैं हूँ आप लोगों के लिए, हमेशा हूँ। मेरे नंबर आप लोगों के पास में है, आप मुझसे जब बात करना चाहें प्लीज आप कर सकते हैं। नाउ आई विल इनवाइट आवर नेक्स्ट स्पीकर एंड आई विल इनवाइट जी। मैं मेरी पीपीटी क्या, मेरे जितने भी रिसोर्स पर्सन है, हम सब की पीपीटी आपके साथ शेयर करें प्लीज। सो मच आनंद जी, थैंक यू जी। थैंक यू मैडम एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन है उसके लिए हमारे साथी हमारे हेड DESM प्रोफेसर प्रवीण कुमार चौरसिया को आमंत्रित करता हूं, और उनके साथ में जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, कौन है भाई मेंबर कोऑर्डिनेटर? सर डॉक्टर अनिल गुगनानी सर। हाँ, डॉक्टर अनिल गुगनानी सर को मैं आमंत्रित करता हूं। सर प्लीज हैव ए सेशन प्लीज। थैंक यू। अनिल गुगनानी सर। सर नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ। जी सर, प्लीज आप शुरू करें, हमारे रिसोर्स पर्सन को इंट्रोड्यूस करा के शुरू करें। अगला सत्र प्रोफेसर पीके चौरसिया के नाम है। प्रोफेसर पीके चौरसिया एनसीईआरटी अजमेर में पिछले 18 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 25 से ज़्यादा इन सर्विस प्रोग्राम्स को हेड किया है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स के प्रभारी है। प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स है और बड़ी समग्रता के साथ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के तौर पर भी बहुत से रिसर्च प्रोजेक्ट्स में, स्पेशली मैथमेटिक्स एजुकेशन इन मैथमेटिक्स में उन्होंने अपना योगदान दिया है। और जो आज उनका प्रस्तुतिकरण का जो विषय है वो बड़ा समीचीन है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की सरकारी खासतौर पर विद्यालयों तक पहुंच की बात हो रही है। ऐसे में क्वालिटी एजुकेशन की जब बात करते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन को जब जनमानस के साथ जोड़ते हैं, सामान्य जन के साथ जोड़ते हैं, सरकारी विद्यालयों के बच्चों के साथ जोड़ते हैं, तो क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी की बात होती है। इसी समीचीन विषय को लेकर आज प्रोफेसर पीके चौरसिया हम सबसे मुखातिब होंगे। इससे पहले भी जो सभी सत्र हुए हैं बड़े ज्ञानवर्धक, बड़े सूचनापरक और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के प्रतीक रहे हैं। हम जानते हैं कि एनसीईआरटी एक संस्था के रूप में हर बार शिक्षा नीति में महती योगदान देती है। एनसीईआरटी समायोजन में मदद करती हैं, अपने विचार देती हैं और बड़े लोकतांत्रिक तरीके से इस बार की जो हमारी शिक्षा नीति है 2020 की NEP है उसकी संरचना हुई है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है उसे विद्यालय के स्तर पर उतारना और जीने की कला के रूप में विद्यार्थियों के जहन में, विद्यार्थियों के मनोमस्तिष्क तक पहुंचाना। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अजमेर NCERT ने RIE ने
ये प्रोग्राम 2 दिन का जो नेशनल वेबिनार रचा है ये बहुत ही प्रशंसनीय है और अब तक के जितने भी सत्र हुए हैं सारे बहुत ही ज्ञानवर्धक रहे हैं। आशा है बचे हुए सत्र भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक होंगे और विशेष रूप से मैं आनंद आर्य जी का नाम लूंगा। बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी सहजता के साथ और बड़े अपनत्व के साथ वसुधैव कुटुंबकम के भाव को मन में रखते हुए सभी को उन्होंने जोड़ा है, सभी को साथ में लेके चले हैं। मेरा साधुवाद उनके लिए और आमंत्रण हमारे आज के इस सत्र के वक्ता ज्ञानवर्धक सत्र के साथ प्रोफेसर चौरसिया जी, प्रवीण चौरसिया जी, मैं आपका इस सत्र में एनसीईआरटी चंडीगढ़ और समग्र अध्यापक जनों और शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले टीचर एजुकेटर्स की ओर से अभिनंदन करता हूँ। आपका स्वागत। Thank you, Dr. Anil ji. And first of all, I would like to congratulate Professor S.B. Sharma ji, Principal RI Ajmer, for designing such a beautiful program for all the states. And I would also like to congratulate Dr. Anand Arya for organizing such a program which would be beneficiary for everybody who are associated with the program. And basically lots of things has already been discussed about the NEP, and what I have planned in my mind regarding what are the basic guiding vision, regarding towards the NEP 2020. In fact, the thinking on this NEP has started much earlier. I'll be discussing on those points. And can you tell me what is the timing is allowed for me? आधा घंटा सर आपके सत्र के लिए है, 5 मिनट प्रश्नोत्तरों के लिए है, जो विचार मंथन के लिए 5 मिनट होंगे। आधा घंटा आपका बोलने का समय सर। ठीक है, तो मैं आपको आधे घंटे में, मेरा 12:10 हो रहा है और 12:40 तक I will be just explaining the thing, and after that I will take your questions. So let me share my screen and I would start with this screen itself. Basically, I will be talking about the implementation from the academic point of view. I am not talking about the administrative point of view. I am talking about the implementation of things from the academic point of view. So the first thing regarding this NEP, the first thing just give me 1 second. Yeah, sorry. So give me 1 second, sir. Just give me 1 second. There is some issue. Okay, so screen share is on, and then I start with this. I'll be talking about the industrial revolutions first. Basically, we have come to know about these industrial revolutions in 2010 itself, and this was the beginning when we were talking about the guiding visions. Most of the guiding visions of NEP 2020 has been emerged by the thinking, by the critical thinking, by whatever the ideas were emerged from the fourth industrial revolutions. Let me tell you first, what is the fourth industrial revolution? पहले मैं एक बेसिक छोटे से बातों में आपको बता दूं कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है क्या। इनफैक्ट जो 1760s का एरा था,
जिसमें हम स्टीम इंजन और जेम्स वाट की बात करते थे, वो 1760s का एरा हमने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के तौर पे लिया हुआ है। और when we were talking about human muscles was replaced with iron machines initially powered by water and then by steam engines. ये जेम्स वाट का एरा था। After that we came into the era of 1890s, and then we were talking about this era as the second industrial revolution, and we talk about the railroads, telegraphs and electricity opened the way to modern style mass productions. जब उस समय प्रिंटिंग प्रेस वगैरह की डेवलपमेंट हुई थी, वो एरा जो 1890s का था, उसको हम सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रूप में लेते रहे हैं। जो थर्ड एरा था वो 1980s का एरा हम लेते हैं, जब हमने एनालॉग और मैकेनिकल डिवाइसेज आर रिप्लेस बाय डिजिटल कंट्रोल्स। जब हम बेसिक स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स की बात करते थे, डिजिटल कंट्रोल्स की बात करते थे 1980s को, उसको हमने थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रूप में लिया हुआ है। और जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो 2010 के एरा के बाद का एरा हमने फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रूप में लिया हुआ है, व्हेन हम सेंसर्स की बात करने लगे। जब रोबोट्स एंड सेंसर्स कनेक्ट बाय द इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जब हम बात करने लगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स टू फ्लेक्सिबल सर्व कनेक्टेड कस्टमर्स, और जब हम सेंसर्स बेस्ड कनेक्टिविटी की बात करने लगे, तो वो एरा जो है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस का है। मैंने एक ये साइड में एक आपको लिंक भी दिया हुआ है, मेरे स्लाइड में साइड में लिंक है, जिसमें आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के बारे में। जो अब आप डिटेल में समझना चाहेंगे तो आप इस लिंक के थ्रू जाके सब कुछ देख लेंगे। ये आपको स्लाइड, ये जो भी पीपीटी है वो मैं बाया आनंद आर्या, you will be getting all these things. So these guiding visions and addressing concerns to raise standard of education. और ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, इसमें तमाम कंसर्न्स की बात की गई है, जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने की बात की जा रही है। वो इन ब्रीफ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस पॉइंट्स हियर, बिकॉज वी आर हियर फॉर द implementation strategy. So the fourth industrial revolution was nothing but robots and sensors connect via the internet of things to flexibly serve connected customers. These are few points which has been taken from fourth industrial revolution here, and how these points are addressing concerns regarding the uplifting of regarding the uplifting of educational system. The first point, it has in the 2011 itself, this point has come. 65% school age student will likely work in the jobs that do not yet exist. जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट में लगातार अपलिफ्टिंग हो रही है, उसके हिसाब से 2011 में ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंतर्गत ये गेस किया गया था कि जो 65% स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, वो जब तक वो जॉब में जाएंगे, वो सारी एसेंशियल स्किल्स दे आर नॉट गेटिंग एट द टाइम, एट द प्रेजेंट टाइम, whatever the skills they are required at the time of the job itself. 50% content of an undergraduate degree may absolute within 5 years. ये 2020 में आया था, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंतर्गत ही ये भी ये स्टडी भी आई हुई है कि जो 50% अंडर ग्रेजुएट का कंटेंट है वो एब्सोल्यूट होगा 5 साल के अंदर ही। 47% total US employment is at high risk for replacement by computerized automation in the next 2 decades. मतलब 2013 की ये स्टडी थी, वो भी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंतर्गत ही की उसके अंतर्गत ही ये रिकमेंडेशन था कि 47% जो है वो जॉब जो है वो कंप्यूटर ऑटोमेशन के अंतर्गत आने से वो जॉब जो है रिस्क में है। 48% college graduates are in jobs that do not require a degree. In 2013, it has been told. 27% college graduates work in the field of their major. 2010 में ये कहा गया था कि only 27% of college graduates
जो होंगे वो अपने फील्ड ऑफ जिसमें वो मास्टरी हासिल कर रहे हैं, दे विल ओनली 27% अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स विल गो इन द फील्ड जिसमें वो मास्टरी ले रहे हैं। अदरवाइज 73% स्टूडेंट्स जिसमें मास्टरी पा रहे हैं उसमें वो जॉब नहीं पाएंगे। 1.3 to 3.0, this is the number of the years Americans ages 20 to 35 stay with any one employer। मतलब इतने कम, मतलब 2014 में ये गेस किया गया था कि जो 20 to 35 ईयर्स के जो अमेरिकन्स हैं उसमें वन एम्प्लॉयर के साथ काम करेंगे, दे विल बी एम्प्लॉइंग मोर देन वन एम्प्लॉयर। So these are the guesses. I'll be telling little more detail about it. So the from education point of view, from school education point of view, the main concern was that 65% of children entering primary school today will ultimately end up working in completely new job types that do not yet exist। वो जॉब अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जिसमें जब वो जॉब के टाइम आएंगे तो वो जॉब अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। 65% ऑफ चिल्ड्रन जो अभी प्राइमरी एजुकेशन में है। On average, by 2020, more than a third of the desired core skills sets of most occupations will be comprised of skills that are not yet considered crucial to the job today। जो फ्यूचर के जॉब्स हैं, जो फ्यूचर की लर्निंग है, उसके लिए जो स्किल की जरूरत है, वो स्किल्स अभी हम उसके ऊपर हम वर्कआउट ही नहीं कर रहे हैं, हम उसको गैस ही नहीं कर रहे हैं कि किस तरह के स्किल्स की जरूरत होगा इन फ्यूचर जॉब्स के लिए हमें। Alert from Google Chrome, Tell India। So coming to the guiding the skill crisis की जो बात मैं कर रहा था, इसमें कुछ चीजें यहाँ पे I would like to show you here। Some jobs that did not exist 10 years ago, 10 साल पहले ये जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, जिसकी एक छोटी सी लिस्टिंग की गई थी। जैसे ऐप डेवलपर का जॉब है, सस्टेनेबिलिटी मैनेजर, ऑटोनॉमस व्हीकल इंजीनियर, बिग डाटा एनालिस्ट, उबर ड्राइवर, ड्रोन ऑपरेटर, सोशल मीडिया मैनेजर, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेशलिस्ट। तो ये जॉब ऐसे जॉब हैं जो आज से 10 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो स्किल क्राइसिस है, बिकॉज हम अपने स्कूलिंग में इन सब चीज़ों के बारे में सुने नहीं, जाने नहीं, और आज का जो एनवायरनमेंट है वो जो फ्यूचर के जॉब्स हैं, दीज आर कमिंग लाइक सच टाइप ऑफ थिंग्स आर कमिंग इन द such type of skills are required for the future jobs, or you can say the jobs which is emerging from the current environment. So what could be the skills of future? There is an institute for the future, IFTF. I have given the link here, you can go the details regarding it. They have recommended skills for the future. What are the skills? Sense making, transdisciplinarity, social intelligence, novel and adaptive thinking, new media literacy, computational thinking, cognitive load management, cross-cultural competencies, design mindset, virtual collaboration. These are few of the skills which is known as the skills for future. Regarding pillars of the NEP, you people have already known about it, so I will skip all these things. But Professor S.B. Sharma has already explained all these things in his talk. So I'll be skipping these things here, because you are regarding the holistic development of learners. This basically one of the major recommendation of NEP is this, that is the holistic development of learners. The aim of a student will not only the cognitive development, but also building character and creating holistic and well-rounded individuals equipped with the key 21st century skills. ये recommendation है NEP का, holistic development of the learner, और I mean Professor K.B. Rath has also talked about it, Professor S.B. Sharma ji also talked about it. So I will skip from here, and I will go to I will skip here a couple of slides. I will skip from here, and then the thing is online and digital education, ensuring equitable use of technology. So Anand Arya has discussed a little bit about it also. So basically the new circumstances and realities require new initiatives. The recent rise in epidemics and pandemic necessitates that we are ready with alternative modes of quality education whenever and wherever traditional and in-person modes of education are not possible.
In this regard, the National Education Policy 2020 recognizes the importance of leveraging the advantage of technology while acknowledging its potential risks and dangers. It calls for carefully designed and appropriately scaled pilot studies to determine how the benefits of online digital education can be reaped while addressing or mitigating the downsides. So online and digital education is the need of the hour, और ढेर सारे पायलट स्टडी करने के लिए भी रिकमेंडेशन किया जा रहा है कि व्हाट एवर द थिंग्स, जैसे आप लोगों के क्वेश्चंस थे लास्ट सेशन में कि जो भी कंटेंट है वो कंटेंट मतलब उसको रिव्यू प्रॉपर हो रहा है कि नहीं और कौन से कंटेंट जो है वो आ रहे हैं कि नहीं. सो दैट्स वाई ऑलरेडी एनईपी इस कंसर्न के बारे में बात करता है. एनईपी कहता है कि व्हाट एवर द कंटेंट, व्हाट एवर द न्यू इनिशिएटिव्स आर देयर रिगार्डिंग द ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन, उसके ऊपर पायलट स्टडीज जरूर होनी चाहिए ताकि वो यूजर फ्रेंडली हो और उसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सटीक हो, अच्छा हो. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी पायलट स्टडी करनी जरूरी है. Moving further, I will skip these things. Yeah. Now coming to this, a couple of things I will be talking about. So regarding the NEP is talking about the virtual, talking about the technology which can be, in this pandemic situation or whatever the problematic situation we are facing. So the technologies should be emphasized which can meet the requirement of the hour. And towards there are three things which are currently in very high demand, which I'll be talking about. The virtual reality. What is the virtual reality? The term has come in 1987 itself. An artificial 3D simulated environment. It is talking about an artificial 3D simulated environment created with the help of computer resources. Experience through simulation of senses can convince the human brain to feel that the physical presence in the specific created 3D simulated environment is real. So let me show you. Here is a very brief. AR, augmented reality, or are you getting? AR, augmented reality. Are you people getting the voice of this audio? हाँ सर, हमें सुनाई दे रहा है. Okay, fine. Just AR is a visual and sometimes interactive experience in a real-world environment where the objects in the real world are augmented by computer-generated perceptual information. These virtual enhancements in the real world can appear as something visual and auditory. Here are 8 augmented reality apps. I have 4 more for you via the link in the description. The first one is HP Reveal. The idea of HP Reveal is simple. You make any image, photo, graphic, text document, scannable with a smartphone or tablet and associate an action to take when the image is scanned. An action can be display a movie, show an extra explanation, refer to a website, and so on. This way, you enrich simple paper posters, images, QR codes, and many more for people who use your Reveal app to look at them. The second app is CodeSpaces Edu. This app is a content creation app for students. With CodeSpaces, students can build their own 3D objects and animate them with code. Students can explore any creation with the VR and AR view modes. The next app, Wonderscope, is a storytelling app that uses augmented reality to transform ordinary places into real-time stories. Students also learn to read with the app. They ask questions to the characters in the story and listen to the characters' answers. Use Shapes 3D for math, or more specifically, to teach geometry. Create prisms, pyramids, solids of resolution, and platonic solids. Start easy with simple figures and gradually explore the most complex ones. This AR tool wants to enhance the teacher's capabilities and provide possibilities to show things that cannot be shown with physical tools or within the classroom. The next one is Google Expeditions, which offers a mix between AR and VR and allows the teachers to guide students through 360-degree scenes and 3D objects, pointing out interesting sites and artifacts along the way. They have lots of augmented reality courses. Download the free app Expeditions and let your students explore history, science, arts, and the natural world. With the Metaverse app, students can play mobile games in augmented reality.
go geocaching, have location-based experiences, make puzzles, choose their own adventure, and go on scavenger hunts. With the Metaverse Studio, you can create your own interactive stories and breakout games for your students. Did I mention Snapchat already? Believe it or not, but almost every Snapchat filter is based on AR technology. You can place filters over pictures and make them stand out. Students can also make their own augmented reality filters. Last but not least, AR Maker. AR Maker is a creative toolbox for augmented reality. With this app, students can sketch, scan, and snap the environment around them. Let them transform creations from 2D to 3D virtual objects. When you've created a 3D AR object, you can place your creations anywhere in your environment. Students can also record, save, and share scenes with their teacher. And that's it. I hope you now have enough. So basically, I had given you a few examples regarding the virtual reality and augmented reality, and lots of things you can get. This is the link in the slide you will get. All the details you will be getting here, whatever the things we were discussing in the video. I would also like to tell you that in RIE-NCERT we have developed one augmented reality based app, and I would like to show you the basically this RIE-NCERT mathematics application. I would like to give the demo of it and just have a look of it. Hello students, welcome to RIEA Maths app. Let us see how to learn maths in a fun and engaging way. First, tap on the RIE-NCERT Ajmer Mathematics application icon. You will see that there are two buttons. One on the left says class 9th and on the right says class 10th. Note that the default screen shows class 9 lessons. The lessons are represented as cards. You can scroll down to find more lessons. If you want to learn class 10, please tap on this button. There are few lessons. You can also scroll up and down to find more lessons. For example, if you want to learn math lessons on surface areas and volumes from class 9, so you need to scroll down to that lesson card. By simply tapping on the card, you will be presented with a list of topics inside the chapter, surface areas and volumes. Now, just select any topic that you wish to understand today. Before we go ahead, please make sure that you have ready access to your NCERT math textbook. If you want to learn class 9 topics, you should have NCERT class 9 textbook. Now tap on figure 13.3 surface area of a cube. You will see a loading screen followed by a permission screen where you will be asked to allow camera permission. Please make sure to give access because this app needs camera to project 3D models on your textbook. Once you give the permission, the camera opens and you will be asked to follow a set of instructions. Here, the voice is asking you to point the camera towards class 9 textbook cover page. Note that the orientation of the cover page is in landscape mode. As soon as the camera sees the cover page, the magic begins and you will see that the topics comes alive in a 3D space on top of your book. This technology is known as augmented reality, AR in short. Now just follow the voice instruction and learn at your pace. Please make sure to keep the camera pointed towards the cover page. If you wish, you can restart the topic by tapping on the restart button. To go back to the main menu, just press the back button.
Wasn't this fun and engaging learning experience? Now go ahead and download the app from the link provided below, or if you came here from the app's help button, then go back to the app. So this basically, just a minute. So basically, this was the just one of the things which we have developed in RIE-NCERT based on augmented reality. And this is the era. This is the era of virtual reality, augmented reality, and this is the era. See, this I would like to show you this list. What is the applications? If you are looking Alert at from Google you are Chrome. looking for Mr. the Matthew Lipka. application of AR VR. See, in not only in the education sector, in almost all the sectors, you are able to see the applications of augmented reality and virtual reality. So we have to be very careful, and there are so many things available, and how these things would be impacting our classrooms, our things. We have to see all these things in detail. So basically, moving further, I would the things which NEP is based on this guiding vision was the one of the basic guiding vision of the NEP 2020 is the 21st century skills, where we were talking about these six basic skills as the 21st century skills. These are creativity, innovation, collaboration, initiative, exploration, problem solving. And due to the constraints of the time, I will not be able to talk about much detail. But moving further, so the skill for future, what are the implications for the education? These are these placing additional emphasis on developing skills such as this critical thinking, insights, analysis capabilities, including experiential learning that gives prominence to soft skills such as ability to collaborate, work in groups, read social cues, respond adaptively. These are the skills for the future. And from the point of view of education, these are integrating new media literacy into education programs. The one of the most important thing in NEP 2020, which we are talking about, the emotional intelligence. Emotional intelligence is made up of 4 core skills and 12 competencies. Like if you are talking about personal competencies, social competencies, what I see, what I do. Personal competencies is talking about if what I see, self-awareness. So there are 4 core skills if you are talking about emotional intelligence: self-awareness, self-management, social awareness, relationship management. And from personal competencies and social competency, both point of view, these emotional intelligence is quite I mean, this is quite necessary things. The one another guiding principle is the epic learner: experiential, participatory, image rich, and connected. These are the attributes of next generation learning. In the whatever the, if you are getting these PPTs, you can go through it, you can get all the details here itself. And these are the basically the current education system is talking about this I mean, the situation is this, but we are looking towards this, so since time is almost complete, I will be just what are the pedagogies which has been recommended through the NEP 2020. These are the guiding pedagogies. These are flipped learning, maker space, online learning, blended learning, soul is talking about the self-organizing learning environment. And Professor Sugata Mitra, he has got an award for also this soul self-organizing learning. He has done a project, computer in a hole, and it was a very famous this pilot project he has done in Delhi, and it was a tremendous success when he has completed this project in the just झुग्गी झोपड़ी एरिया में इन्होंने इस प्रोजेक्ट को किया था, और जगह जगह दीवालों में होल्स में कंप्यूटर लगा दिया था, बच्चों को सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया था, और वो एक बहुत ही मेजर सक्सेस रहा था. And he has got lots of international awards for this project itself.
So coming to this maker space, I mean, the maker space is talking about how you are providing the space from the pedagogy point of view. And you can see all the details in the slide itself, because the time constant is there. Blending learning, you people are talking about. Online learning, I would like to highlight only one thing. MOOCs, we are talking about MOOCs. There is not just X MOOCs. There are C MOOCs also. X MOOCs is just extended learning, but C MOOCs is talking about connectivist, I mean, it is talking about the environment where the learner and the teacher both are connecting with a proper media. That is the C MOOC. In the current scenario is of the C MOOC, not only the X MOOC. And the most, if you are talking from the academic implementation point of view, the capacity building of the teacher is one of the crucial component. And you can see in the India, 86% teachers is from the school education, only 14% is from the higher education. And these are the various models we are talking about. Capacity building of the teachers, various models of teacher professional development, use of technological tools and platforms, learner-centered pedagogy to be used, creating learning communities, all these things are there. You can see all these things. Essential areas, what are the essential areas for the capacity building of the teachers? It is listed here: curriculum development, learning, learner-centered pedagogies, and modes of TPD is the face-to-face, online learning, blended, and all this should be integrated. And individual CPD, training away from the institution, CPD at work is workplace, this should also be integrated. These are just these are basic guiding principles of NEP 2020. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, Professor Chaurasia. मैं बधाई दूंगा अपने मित्र को बहुत ही समय की सीमा में रहते हुए और बड़ी समग्रता के साथ उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। ज्ञान विज्ञान से जुड़े हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स और साइंस संभालते हैं और बड़ी वैज्ञानिक शैली में, और जो लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं एजुकेशन को उन्होंने सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया, शिक्षा को विद्या के रूप में प्रस्तुत किया। शिक्षा और विद्या हम सभी जानते हैं, विद्या में एजुकेशन प्लस स्किल, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य जो है विद्या बनता है। तो उस संदर्भ में उन्होंने शिक्षा को प्रस्तुत किया और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की ओर शिक्षा लेकर जाए। शिक्षा नीतियां, शिक्षक और हम सब जो जिस बात को लेकर इकट्ठा है, जुड़े हैं, वाबस्ता हैं, वो सबसे बड़ी बात यही है, दाल रोटी का सवाल हल करे एजुकेशन। रोजगार और शिक्षा के बीच में एक सामंजस्य बने, एजुकेशन जीने की कला सिखाए। खासकर कोविड-19 जैसी महामारी के समय में हम सब इकट्ठा है और शिक्षा के प्रसार प्रभार की बात कर रहे हैं, ये भी एक जीने की कला का उदाहरण है और इसके लिए RI अजमेर को श्रेय है। अब 5-1 मिनट आनंद आर्य जी की आज्ञा के साथ हमारे मित्र कोई प्रश्न पूछना चाहें तो उनका स्वागत। सर, आपको किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, आप सर्वे शर्मा हैं साहब, आप लोगों की वजह से ही प्रोग्राम है। सर, एक सवाल आया है, सर पूछ पाएंगे? इज ऑल दिस काइंड ऑफ लर्निंग विल रिफ्लेक्ट इन आवर करिकुलम? जो आपने बताया है उनके बारे में ये विलायत अली जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या ये रिफ्लेक्ट करेगी हमारे करिकुलम में? Definitely, this is the need of the hour, and already in last presentation, Anand Arya has told that we have the textbook with QR codes. This is talking, what is this? This is the integration of different media with the print media itself. But still lots of things has to go. Basically, augmented reality, virtual reality, these are the latest development, and in other so many fields, these technology is in quite use. But in educational thing, from education point of view and from the school education point of view, it is still very crucial, and lots of things are coming up. And in mathematics, I have already shown you for the class 9th and 10th, we have developed one app, and this is one of the efforts towards this thing, and so many things will be coming in the future. And basically NCF 2005 is also in the pipeline for the review,
And after the review, when the new textbook, new things are coming, lots of technological tools will be integrated with the textbook itself. So all these things are in the recent future, and we will get so many information, so many new things from the see, everything is for the uplifting of the education system. Whatever the new things are coming, just for the uplifting of the student system, हम एजुकेशन सिस्टम, सो दैट हमारा बच्चा जो है, हमारा लर्नर जो है, वो क्वालिटी एजुकेशन बहुत ही आराम से पा सके. दैट इज द मेन मोटिव. बहुत अच्छा सर. हाँ जी 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 सर जी जी मैं थैंक यू देना चाहूंगा अनिल जी का और हमारे स्पीकर प्रोफेसर पीके चौरसिया सर का. सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से हम लोगों को टाइम दिया. थोड़ा समय का अभाव है. देखिए अभी तक हमारा जो सेशन है वो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी हम नए सेशन की तरफ मूव कर रहे हैं. आप दोनों का धन्यवाद. प्लीज देखिए अभी जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो सेशन है दैट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग. जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बारे में बात करती है, हाउ द एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैन बी प्रमोटेड. और उसके लिए हमारे पास में जो हमारे स्पीकर हैं, वी हैव ये जो किसी ने सवाल पूछा है, नजर मोहम्मद जी ने, कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन्स जो एनईपी में क्या होती हैं, ये बिल्कुल आपको जब आएगा तब मैं आपको अभी जवाब देता हूँ. कुछ चीजें देखिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है, किस तरीके से प्रमोट की जा सकती है, एनईपी में क्या बात है, है इसका जो हमारे लिए एक बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है और मुझे उनको इंट्रोड्यूस कराते टाइम आप मुझे बड़ी खुशी हो रही है. वी हैव आवर ऑन प्रोफेसर वीपी सिंह सर, एंड टू इंट्रोड्यूस प्रोफेसर वीपी सिंह सर मैं इनवाइट करता हूं डॉक्टर बी के पाल जी का, SCERT दिल्ली से. प्लीज सर आप दोनों आए और जो आज का जो अभी का जो सेशन है वो ले. सर के सेशन के बाद में लंच ब्रेक है, तो सर हमारा सेशन 2:45 के शुरू हो रहा है, सो यू कैन टेक बाय 1:30. विल हैव हाफ एन आवर लंच. प्लीज सर. Thank you very much. I am blessed and immense pleasure to introduce today's our resource person, Professor VP Singh. He will take session on experiential learning and holistic development of learner. About Professor VP Singh, he is the best combination of administrative and academic experience both. So, in brief, जस्टिन प्रेजेंट करो. सर का फोटो दिखाओ, पहले सर का फोटो दिखाओ. Presently, he बड़ा is करो. heading the division of educational kit DEK Next page. NCERT New Delhi, and having more than 30 years of academic and administrative experience as State Project Director, SPD, SSA, Secretary, Government of NCT of Delhi, and just a moment. NCT Delhi Director, died SCRT Delhi, and had Department of Extension, Education and Relingual Institute of Education, having vast experience in as teacher and teacher educator, published number of research work in journals like national and international reputed journals, completed various research projects funded by NCERT, presented research papers in various international, national conferences, seminar, workshops, etc. Worked as a resource person in more than 200 orientation training, capacity building, research, development programs
of RIE-NCERT, NVS, Kendriya Vidyalayas. Even I will add you here diets and SCERT. So this is something little bit about Professor VP Singh. So to continue his session, over to Professor VP Singh. सर आपका स्वागत है। Pardon? सभी को नमस्कार और बीके पाल साहब को भी नमस्कार भी, धन्यवाद भी। और आनंद आर्य जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने 2 दिन से सेमिनार को बहुत अच्छे से संचालित किया, बहुत मेटिकुलस प्लानिंग आपने पहले से ही की हुई है। तो सभी प्रतिभागियों को मैं नमस्कार करता हूं जो भी अभी जुड़े हुए हैं, और पूरी RI अजमेर फैकल्टी जो भी है सारे, वो तो मेरी फैमिली है ही, और ये भी आपने फैमिली मेंबर ही ढूंढ लिया एक हमारे बीके पाल साहब को। ये हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जी 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 सर। चलिए, अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आनंद जी कि आप मेरा प्रेजेंटेशन चलवा दो वहां से, अगर चल जाए तो। बिल्कुल सर, आपका पाल प्रेजेंटेशन साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। शेयर कीजिए प्रेजेंटेशन। जी हो गया सर। हाँ हो गया शुरू, हो गया, आ गया, दिख गया। मैं एक बात शुरू में ही कहना चाहूंगा आनंद आर्य जी, आपके थ्रू भी और सारे फोरम में जो भी जुड़े हुए हैं, इसमें जो कुछ भी है एक्सपीरियंस बेस्ड है। मेरा अपना एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, और हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स की। बट यहाँ ये प्रेजेंटेशन बनाने में मेरा अपना एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कुछ काम मैंने लिया है। मैं चाहूंगा कि इसमें क्वेश्चंस ज्यादा आए, और लैंग्वेज, सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस सभी विषयों को मैं इसमें एड्रेस करूंगा। तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनके रेस्पॉन्स में हो सकता है कुछ और नई बात निकल के आए, देन इट विल ऐड टू माय एक्सपीरियंस। सो कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? Okay, so this is something about experiential learning. This learning engages learner in learning by doing activities. It includes activities inside the classroom and outside the classroom, also in school and out of school. This is my experience. Learners can gain knowledge as their experience, and they can also reflect upon the process, whatever they have gained experience, that they are supposed to reflect. And it is based on self but guided experience of learners. It is experienced by the learners, but it should be guided by the teachers. Can we move to the next please? Next slide. Okay, called one of the renowned educationists in 1984, he proposed these 4 phases of experiential learning. There is concrete experience, students actively engage in an learning experience. Then the reflective observation, students reflect on their experience. Then conceptual thinking, through reflection, students generate new understanding ideas or modify their existing concepts. Then active experimentation, students plan and test their conclusions, hypotheses by applying their knowledge to new experiences. That is the replanning, we can say. Can we move to the next please? Okay, and now this is holistic development of learners. If we understand it in terms of the 3 domains of the personality of any individual, we know that there are 3 domains of the personality: cognitive domain, that is called bodhatmak paksh, psychomotor domain, manogathyatmak paksh, and affective domain, that is bhavatmak paksh. ये हमारे व्यक्तित्व के 3 पक्ष होते हैं। अगर हम इन तीनों का सही से विकास करने की योजना बनाए तो वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। और इसको करने के लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी हो और उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर भी हो। जो मुझे लगता है इसमें हमें बच्चे के एक्सपीरियंस के लिए प्लानिंग करनी है, और वो एक्सपीरियंस उसको जो एक्टिविटीज करानी है
जो कुछ एक्टिविटीज टेक्स्ट बुक्स में दी है वो तो है ही, उनको टीचर कुछ बच्चों से कराता है, कुछ खुद डेमोन्स्ट्रेट करता है, but it can be done very well by planning, organizing and sharing of activities to engage learners in learning beyond textbooks. ऐसी हमें प्लान बनानी है जिसमें एक्सपीरियंसेस बच्चों के नए होंगे, अनोखे होंगे, उन्हें लगेगा कि हम किताब के अलावा भी कुछ सीख सकते हैं, किताब ही सब कुछ नहीं है, कंटेंट फोकस में रहेगा वो। इसीलिए प्लानिंग टीचर को करनी है कि कौन सी लर्निंग एक्टिविटीज बच्चों को देनी है जो वो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स भी कर सकते हैं। इसमें हम लेंगे टेक्स्ट बुक और लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग के लिए मेरा सजेशन है कि वी नीड टू सेलेक्ट, कलेक्ट एंड यूज while facilitating learning of students. We need to select, collect and use some paragraphs, poems, short stories, letters to editor from the newspapers, magazines, periodicals that are useful for developing the language skills, reading, writing, listening and with comprehension and speaking. So all these 4 skills of language can be developed also based on some of the clippings which teachers can select from the newspapers, magazines, etc. So students should not think that whatever is given in the textbook, we are only supposed to learn from that only. So that is also one idea. And these clippings can be kept, they may be given some numbers and carefully teachers should note down what are the contents, what are the major points in a particular clip which teacher would like to share in the class, whether there are some grammar related things like verb, adverb, even the tense, present, past or future, something like that, even difficult words. So teachers should note down from each clip what are the new knowledge to be given to the students. And then those clips can be kept in some polythene packs जो मार्केट से सभी साइज के अवेलेबल होते हैं, जो सेल्फ लॉकिंग वाले भी होते हैं, उस तरह से उनको प्रेस लॉकिंग कर सकते हैं। उससे उनकी थोड़ा एक टेम्परेरी लेमिनेशन होगा एंड दोज क्लिप्स कैन बी यूज्ड एंड रीयूज्ड for longer period, repeatedly they can be used. And numbering से उसमें suppose one day 1 or 2 maybe even 4 clippings को लेकर के टीचर ने टीचिंग लर्निंग ऑर्गेनाइज किया, किसी से रीड कराया तो उसकी रीडिंग स्किल देखी जा रही है, दूसरों से लिसनिंग के लिए कहा, देन स्पीकिंग और राइटिंग के लिए कि राइट डाउन सम important points, something like that. So that can be possible. Then other resources which are available like online resources, OER content, those should also be like YouTube and NR OER of CIET, NCERT. So these are also the activities which teachers should organize with the students and also orient students to find out all these things. Next, please. These are some examples of the clips which I took when I was in Ajmer. You can see Madhurima, this is one weekly magazine, comes with the Dainik Bhaskar paper. It is a weekly magazine. So from that, this is the short story. पोते की छोटी सी समझदारी से दादी माँ पर आई अनिष्ट की घड़ी ठन गई। मैं पूरी स्टोरी नहीं पढ़ रहा हूँ, बट इसका सेंस ये है कि पूरे परिवार को कहीं किसी फंक्शन में जाना था, माँ घर में अकेली थी, उसको बता दिया पोते ने कि आप मम्मी, वो दादी आप जो है ये फोन की घंटी बजा देना ऐसे, और वो रीडायल वाला उसको करके उन्होंने चाचा के यहाँ मिला के छोड़ दिया, कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो। जब सब चले गए, दादी माँ को घबराहट हुई और उसने वो रीडायल वाला बटन दबा दिया तो चाचा के यहाँ मिल गया, फिर बताया भाई मुझे घबराहट हो रही है, बहुत ही मैं अकेलापन फील कर रही हूँ, वो आ गई। अब ये एक छोटी स्टोरी है जो कि उसमें अखबार में आई, अखबार के साथ जो एक वीकली मैगजीन उससे मैंने ली और मोबाइल फोन से ली और उसको लेके आपके सामने, इससे पहले बहुत सारे टीचर्स के सामने मैं शेयर कर चुका हूँ। जस्ट एक एग्जांपल है। इस तरह की छोटी छोटी स्टोरीज होती है। तो किताब के अलावा भी बच्चों को जो वैल्यूज है, होलिस्टिक लर्निंग की बात हो रही है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो उसमें हमने अफेक्टिव डोमेन, उसकी एक सूझबूझ,
और इमोशनल अटैचमेंट, उसने दादी की परवाह की, ये बात है इसमें। चलिए नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट क्लिपिंग। ये भी एक मैगजीन वहाँ लाइब्रेरी में RI अजमेर की मुझे मिली, और इसमें ये राधेश्याम जोगी जी ने किसी ने लिखी है, ऐसी पत्रिका थी वो हिंदी की। आओ फिर से फिर बसंत ले आए, ऐठ चले जो मौसम सारे फिर से उन्हें बुलाए, पात झरे न कोपल आए। अब इसमें एक शब्द है कोपल। ये जरूरी नहीं है कि बच्चों के कहीं टेक्स्ट में आया हो अब तक, बट ऐसे नए नए शब्दों को पकड़ करके टीचर उन्हें बताए कोपल क्या होती है, कहीं पेड़ के पास ले जा करके दिखाए ये नई कोपल है। और नई कोपलें ज्यादा इसमें पतझड़ के बाद सभी पेड़ों में आती हैं अक्सर। तो इस तरह से मैं पूरी पोएम नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग आइडियाज कि लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक कैसे हो सकती है। इसी तरह से पात झरे न कोपल आए, पुष्पों पर भंवरे मंडराए, ये सारी बातें, इनमें कुछ ना कुछ जो सेंस है, जो पोएम के जरिए भी हम जो कविताओं के जरिए पढ़ाते हैं क्लास में, टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चलें प्लीज। इसी तरह से एक इंग्लिश की पोएम रीडर्स डाइजेस्ट एक रखी थी और लाइब्रेरी RI अजमेर में, उसमें से मैंने देखा तो मुझे पूरी पहली लाइन ने अट्रैक्ट किया, इसलिए मैंने इसको ले लिया। Here we pay tribute to teachers of wisdom, all who choose to recreate the standard way of living. सिमिलरली, जैसे मैंने कहा कि बच्चों के लिए छोटी छोटी पोएम, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ टीचर्स को कि ऐसे कलेक्ट करिए अपना कुछ, जैसे मैंने कहा वी नीड टू सेलेक्ट, कलेक्ट एंड यूज, सेलेक्ट, कलेक्ट एंड यूज सम मटेरियल, और उसको यूज करने से बच्चों को लगेगा कि हाँ, हम बिना किताब के भी कुछ पोएट्री की बातें जान सकते हैं, कुछ रिदमिक फॉर्म में लिखी हुई बातों को हम समझ सकते हैं। तो ये बात है। आगे चले। LBTB एक्टिविटीज इन मैथमेटिक्स। ये LBTB मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। शुरू में इसको बताया भी था मैंने, लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, दैट इज LBTB एक्टिविटीज इन मैथमेटिक्स। इसमें क्या कर सकते हैं, जो बच्चों के आसपास में पेबल्स हैं, मार्बल्स हैं, मैच स्टिक है यूज की हुई, क्ले है, ये सब चीजें, इनसे मैथमेटिक्स की जो 4 ऑपरेशंस हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, इन चारों को सिखाने की कोशिश की जा सकती है। मैं आपको बताऊं, ये तारे जमी पर जो एक पिक्चर थी, उसमें एक सीन था लेह लद्दाख से। उस स्कूल में हम गए जब, मिस्टर प्रसाद वहाँ प्रिंसिपल थे, 2012 की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ एक कमरे के साइज की जगह में सारे में पेबल्स पड़े हुए थे, अच्छे से जो रोड बनाने में बजरी होती है उसका इस्तेमाल मतलब करते हैं, वो साफ सुथरे थे, और उसमें बच्चे बिठा करके टीचर उनके बीच में बैठी थी। किसी के पास कोई किताब कापी कुछ नहीं था, और वो उसमें खेल रहे थे मैथमेटिक्स की बातें। तो ऐसा करा सकते हैं। एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज बेस्ड ऑन डेली लाइफ एक्टिविटीज, ऑब्जर्वेशंस बच्चों को दिए जा सकते हैं कि भाई मैथमेटिक्स में क्या कुछ, बहुत सारी ऐसी डेली लाइफ ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्टिविटीज के हैं, कि आप जब घर से यहाँ तक आते हैं तो कितने शेप्स आपको दिखाई देते हैं, रोड साइड में दिखाई देते हैं। और इस तरह के एग्जांपल्स भी दिए जा सकते हैं कि जैसे मेजरमेंट से रिलेटेड है, कि शेप्स के अलावा कि घर में जो डेली लाइफ में आप अपनी मम्मी से पूछिए कि कितना आप उसमें क्वांटिटी सॉल्ट की डालते हैं, कितना उसमें टर्मरिक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, सब्जी अगर कितनी हो, दाल कितनी हो तो कितना डालेंगे, कुछ प्रोपोर्शन है उसमें। ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप्स पेपर फोल्डिंग वगैरह से बना करके, बच्चों को कार्डबोर्ड से बना करके ये दिखाए जा सकते हैं। एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। इसमें मैं एक एक्टिविटी जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, मैं चाहूंगा सब उससे ध्यान से सुने। देखिए, अब तो वैसे प्राइमरी में भी, बट हमारे जमाने में क्लास 6 से सबके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स होता था, और स्केल हमारे टाइम में बड़ा होता था, 33 सेंटीमीटर का, 12 इंच का कह लीजिए, अभी 6 इंच का होता है। स्केल सबके पास है। मेजरमेंट की बात हम करते हैं, बच्चे को बताएंगे हम बोर्ड पे डायग्राम बना के ABC, ये एक ट्रायंगल है,
ABCD ये एक रेक्टेंगल है, इसकी ये साइड इतनी मान लो, इतनी ये साइड इतनी मान लो, उसे मेजरमेंट लेना सिखाना है। तो क्यों ना हम एक दिन ये एक्सरसाइज दें कि मैथमेटिक्स की जो आपकी बुक है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊपर के फलक की आप मापिए और टोटल फलक कितने हैं ये भी देखिए, फिर उसके जोड़े बनाइए, क्या ऊपर के फलक की लंबाई चौड़ाई नीचे वाले फलक के साथ मिलेगी, क्या दोनों साइड की लेफ्ट राइट की फलक की लंबाई चौड़ाई मिलेगी, सेम होगी। इसी तरह से आप जो है उनको बताइए, फिर फ्रंट और बैक के। तो इस तरह से जो 6 फलक बनेंगे, बच्चे को आइडिया दिया, टोटल एरिया निकाले, लंबाई चौड़ाई मेजर करें, अपनी मैथमेटिक्स की बुक सभी करें, अपनी नोटबुक में लिखे। और किताब के पहले भी और छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे इवन इरेजर है जो कि एक क्यूबॉइड शेप का होता है, तो क्यों उसको नहीं मेजर कर सकते, उसका टोटल एरिया भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये एक्टिविटी वहीं बैठे बैठे, ज्योमेट्री बॉक्स की लंबाई चौड़ाई, किसी दिन अगर बड़ा स्केल मिले तो क्यों ना बोर्ड की लंबाई चौड़ाई मेजर कर दी जाए, जो डस्टर रखा है उसकी लंबाई चौड़ाई। फिर एक दिन टास्क दे दो, घर जा करके आप जो है सभी किताबों की लंबाई चौड़ाई मोटाई मेजर करिए और फिर उनका वॉल्यूम निकालना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। ये सारी एक्टिविटी बियॉन्ड टेक्स्ट बुक है, बच्चे के पास सामान हर एक के पास है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा इसमें और बताऊं तो जिस डेस्क पे बच्चे बैठे हैं 2 या 3 की डेस्क है, क्यों ना उसी की लंबाई और चौड़ाई, जो टॉप का सरफेस एरिया है उसकी मेजर करा लें और कैलकुलेट, भाई अपनी नोटबुक में लिखो और कैलकुलेट करो, सब बच्चों से पूछो, क्रॉस चेकिंग भी हो जाएगी। तो ये चीजें हम नहीं कराते हैं, मैथमेटिक्स के टीचर ज्यादातर को मैंने ये सवाल रखा है, सबने नहीं करा। उनसे पूछा मैथमेटिक्स की बुक की लंबाई चौड़ाई बताइए, चूंकि मैथमेटिक्स तो मेजरमेंट को लेके चलता है, साइंस तक आ जाती है बात। तो भाई ये चीजें हम वहीं जहां बच्चा अपनी टेबल पे बैठ के बिना किसी एक्स्ट्रा सामान के कर सकता है वो कराएं, ये मेरा आग्रह है। इसी तरह एस्टिमेशन की बात है, बच्चों से पूछें कि ये जो एक गिलास है, टम्बलर है, ये साइज का है या कोई कांच का है, उसमें कितना पानी आ सकता है। लिखा हुआ तो है नहीं इस पे, कैलिब्रेटेड तो है नहीं। अब वो कोई कहेगा उसमें ऑप्शन दे दीजिए 200, 300, 400 या कुछ और। अब उसको एस्टिमेट करना है, एस्टिमेशन गलत हो सकता है, मेजर करना है तो कोई खाली सिरिंज यूज्ड मिल जाए जिसमें किसी डॉक्टर ने यूज भी किया, सिर्फ प्लास्टिक वाला पार्ट। अगर वो नहीं मिले तो इवन कोई ऐसी मेजर्ड बोतल, जैसे फ्रूटी की बोतल है, पानी की भी एक बोतल आती है, उनपे कुछ वॉल्यूम लिखा होता है, कितने वॉल्यूम की है, उन्हीं को यूज कर लीजिए, खाली होने के बाद साफ धो धा करके, और उससे मेजर करके देख लीजिए। सिरिंज मिल जाए तो और भी अच्छा है, खाली सिरिंज बिना निडल के आप केमिस्ट से भी ले सकते हैं और वो बहुत जगह काम आएगी। तो वॉल्यूम को मेजर करा दीजिए और वो भर भर के पानी इसमें डालेंगे तो एस्टिमेशन हो गया। ये बियॉन्ड टेक्स्ट बुक में बातें कर रहा हूँ सारी। और लास्ट में वही लाइन जो सब में मिलेगी आपको, वी नीड टू यूज वेब रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑनलाइन एंड OER कंटेंट, जो कि NROER में भी है, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ऑफ NCERT। नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे प्लीज। ये LBTB एक्टिविटीज इन साइंस, साइंस में भी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कराने के लिए हमारे पास बहुत सारे एक्टिविटीज टेक्स्ट बुक्स में दी है, जो कि बच्चे भी कर सकते हैं, कुछ टीचर्स डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं। बट कुछ चीजें जो बच्चों को कराने के लिए आप टास्क दे सकते हैं, उन्हें प्रोजेक्ट वर्क टाइप का दे सकते हैं, वो है, जैसे आपने यही दिया कि बेटे एक दिन आप घर में जाकर के अपनी मम्मी के साथ रसोई में जाना और जितना भी पाउडर मटेरियल है, जितना पाउडर फॉर्म में, चाहे वो पिसी हुई मिर्च भी क्यों ना हो, चीनी, नमक, जो भी कुछ है, वो सबको थोड़ा थोड़ा लेके एक एक चुटकी, और उसको जरा सा एक किसी बर्तन में, कटोरी में डाल के पानी में मिला के देखना कौन सा घुलता है कौन सा नहीं घुलता है। तो घुलनशील है, घुलनशील पदार्थ का ये प्रोजेक्ट हो सकता है। किसी दिन कह सकते हैं अपने घर के पास अगर आंगन है, कोई पार्क है, उसमें जाएं और जितने भी छोटे पौधे हैं, छोटा पौधा उखाड़ सकते हैं तो वो, कोई घास वगैरह का, बड़े हैं तो उनका पत्ता, और जो भी नाम आप जानते हो, आपके पेरेंट्स जानते हैं, वहाँ पार्क में बैठे आदमी जानते हैं, वो सब उनको कलेक्ट करो
कलेक्ट करके लाओ, फिर हम उनका सही नाम बताएंगे। तो ये हर्बेरियम कलेक्शन है कि कितनी वैरायटी के प्लांट्स हैं। बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे कि बच्चों को बहुत सारे फूड ग्रेन्स का, कभी ड्राई फ्रूट ग्रेन का देखने का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं हाथ में लेकर के देखे उन्हें कैसे हैं, तो वो कलेक्शन टीचर करके रख सकता है और बच्चों को कभी दिखा सकता है। कभी उनको भिगो करके अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कुछ डालें और वो दिखा सकता है। फिर आगे उन्हें 1 बीजपत्री, 2 बीजपत्री की बात बतानी है तो वो भी, उसको जब फूल गया वो फोड़ के देखें, 2 बराबर भागों में टूटता है तो 2 बीजपत्री हुआ, मतलब 2 बराबर भागों में नहीं टूटता तो 1 बीजपत्री। ऐसी चीजें, उनका शेप क्या है, ये सारी चीजें आप, बहुत सारी एक्टिविटी साइंस में पॉसिबल है। और बच्चे जो ऑब्जर्व करते हैं, कोई चिड़िया किसी सीजन में दिखाई देती है, कहाँ बैठती है, कोई घोंसला अपने में बैठती है या दूसरे के घोंसले में बैठती है, ऐसे भी कुछ है पक्षी, तो वो ऑब्जर्वेशन करने की एक्टिविटीज उन्हें दें। और बाकी जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उनका भी इस्तेमाल करने को उन्हें कहें। ऐसे व्हाट्सएप बहुत सारे वीडियो और आते हैं, फोटो भी आते हैं, वीडियोस खास तौर से, जो बहुत एजुकेशनल मटेरियल है। इवन जो स्पेस वॉक कर का भी जो है वो वीडियो कहीं किसी लैब में बना नहीं सकते, और वो इस पे मिलते हैं हमें व्हाट्सएप पे, कोई आ गया तो उसको प्रिजर्व करिए, वही सेलेक्ट, कलेक्ट एंड यूज। नेक्स्ट चले प्लीज। हाँ, सोशल साइंस में आपको थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। जो मैंने अपने मन से ये बातें लिखी हैं, ये मेरी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर आधारित है। बच्चों को ये कहिए, बच्चों के लिए एक्टिविटीज है ये, कि अपने परिवार के बारे में लिखिए आप, कौन क्या करता है, रिलेशंस के बारे में लिखिए, नेबरहुड और सोशल एनवायरनमेंट के बारे में लिखिए, आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग क्या करते हैं, कितने लोग हैं, उसके बारे में। आगे चलिए, उनकी डेली एक्टिविटीज को जानना है, लाइफ स्टाइल, ट्रेडिशंस क्या है, क्या उनकी परंपराएं हैं। अलग अलग भाषा बोलने वाले भी हो सकते हैं, शहरी वातावरण में तो अड़ोस पड़ोस में दूसरे प्रांत के भी लोग हो सकते हैं, उनके ऑक्यूपेशंस क्या है। बिल्कुल जो इमीडिएट एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड है, उसमें 5 घर 10 घर का पता करना है तो पेरेंट के साथ जाए। बच्चे को ये टास्क दिया जा सकता है, पेरेंट के साथ जाना, पूछना घर का मुखिया कौन है, और फिर उसकी पूरा, जैसे एक फैमिली ट्री होता है वो बना करके वो तैयार करे। एनेक्डोट्स लिखे, जैसे कि कोई शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है किसी आदमी के बारे में, कोई इवेंट के बारे में। कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग मिल जाएंगे जो कि 80-90 साल के हैं, जो पुराने जमाने की बात बता सकते हैं कि हम बहुत छोटे थे जब अंग्रेजों का राज था, हमने अंग्रेजों को ऐसे देखा। अंग्रेज जो दरोगा होता था वो घोड़े पे चलता था, और जो सिपाही पैदल भागते थे। मुझे बताया एक बुजुर्ग ने मेरे गांव में कि वो घोड़े का खर्चा सरकार देती थी उसको, एक उसके लिए पालक की तनख्वाह देती थी, और घोड़ा खरीदना उसको पड़ता था दरोगा को। ऐसी बातें जो कहीं नहीं है टेक्स्ट में, टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। ऐसे ही सर्वे करें कि आसपास में कैसे जानवर हैं, कैसे पक्षी हैं, पशु हैं, वो बच्चे को टास्क दें हम, और वो पेरेंट्स की मदद से करे, उनके नाम लिखे, जो भी नाम आसपास में लोकल भाषा में बोला जाता है वो लिखे, और टीचर उसको क्लास में शेयर करवाए। बच्चे दूसरे भी जानेंगे और उसका अपना भी एक वो मनोबल बढ़ेगा, और वो एक तरह से रिफ्लेक्ट करेगा कि मेरी इसमें नई लर्निंग क्या हुई। किताब से उसको फिर कनेक्ट करें, किताब में भी ऐसी हिस्ट्री बनी है। अब अपने लोगों को अपने परदादा का नाम याद नहीं है बहुत सारों को, तो क्यों नहीं अपने माँ बाप से जाकर के उनके दादा दादी का नाम पूछे, तो परनाना परनानी का पता चलेगा और परदादा परदादी का पता चलेगा। अपने उन्हें टास्क दीजिएगा, अपने माँ बाप से जाके, मम्मी पापा से आप पूछिए कि आपके दादा दादी का नाम क्या था, और वो लिखे उस तरह से क्या करते थे। तो ये बातें बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स में कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट चले प्लीज। इसमें टीचर्स के लिए एक्टिविटी है सोशल साइंस में, कि टीचर जहाँ पढ़ा रहे हैं, जहाँ उनकी पोस्टिंग है, वहां पर उनको भी कम से कम सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट के बारे में कुछ जानना चाहिए, और वहाँ की स्पेसिफिक ट्रेडिशंस क्या है, हैबिटेशन जहाँ जो स्कूल से केटर हो रही है, जहाँ से बच्चे आते हैं,
तो उसको क्लासरूम टीचिंग से जोड़ करके वो बताए। ऐसा ना हो कि बच्चे ये समझ लें कि टीचर तो नया है कहीं और का, इसे हमारे यहाँ रीति रिवाज का मालूम ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है। कहीं बच्चे कई बार इसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं जाके अपने पेरेंट्स को। तो ये टीचर्स के लिए जरूरी है एक्टिविटी एक्सपीरियंशियल लर्निंग में, ये बियॉन्ड टेक्स्ट बुक है ये भी। इसी तरह से टीचर शुड ऑल्सो राइट डाउन हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट द प्लेस, जोग्राफिकल एरिया जो भी है वहाँ का, और जहाँ स्कूल लोकेटेड है, और उसको शेयर इट विद अदर्स फॉर कंफर्मेशन एंड मॉडिफिकेशन। दूसरों से साझा करें कि भाई मुझे ये बताया यहाँ के बारे में, ये खासियत है, यहाँ पर लोगों का रीति रिवाज ऐसे रहे हैं, खेती बाड़ी ऐसे होती रही है पहले, अब कम हो रही है, या अब दूसरे तरह की हो रही है। ये सारी बातें टीचर्स भी अपना थोड़ा इसमें काम करें और उसको लिंक करें क्लासरूम टीचिंग से। ये सारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग को फैसिलिटेट करने की चीजें हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा ही सीखेगा, टीचर कुछ नहीं करेगा। सारी बच्चे की जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसके पीछे भी गाइड तो टीचर ही है, फैसिलिटेटर, लेकिन टीचर अपने आप भी, और इसी तरह से वो फैसिलिटेट करेगा कंस्ट्रक्टिव लर्निंग को भी, जिसमें बच्चों को एंगेज करना है प्रोजेक्ट एक्टिविटीज में, एक्सप्लोरेटरी वर्क में। आगे चले, नेक्स्ट सर। उनको एंगेज करना है, एक्सप्लोर करने का मौका देना है, बच्चे को फिर एक्सप्लेन करने का मौका देना है क्लास में, उसको जहां जरूरत हो उसको सुधारे, मॉडरेट करे टीचर, उसके जो फाइंडिंग्स हैं, जो बच्चे ने सीखा है उसको वो सुधारे और उसको इलेबोरेट करे, आगे बढ़ाए कि देखो इसी तरह से सब हिस्ट्री ये बनी है, पुरानी जो इतिहास की बातें हैं, इसी तरह से ज्योग्राफिकल चेंजेस होते रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी फटे हैं, कहीं कुछ हुआ है, कहीं नदियां थी वो सूख गई, अब रेगिस्तान है, ये सारी बातें। तो वो पॉलिटिकल साइंस की बातें वो सब उसमें आएंगी, इकोनॉमिक्स की बातें। ये हमने जो बचपन में देखा है, या हमारे से जो बड़े लोग हैं जो 20-30 साल बड़े हैं, उनसे पूछेंगे इकोनॉमिक्स का कैसे लेन देन था पहले। ये बार्टर सिस्टम तो अब से 20-30 साल पहली बात थी। गांव देहात में अनाज के बदले सब्जी लेंगे, अनाज के बदले ही फल लेंगे। तो ये बार्टर सिस्टम क्या है ये भी बच्चों को बताया जाना चाहिए ना सब जगह। एक जमाना था कभी कि काली मिर्च को ही इस्तेमाल करते थे, ये करेंसी कहाँ से आ गई, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, ये सारी बातें, और फिर इवेलुएट करें उसकी लर्निंग को। आगे चलें प्लीज। तो ये एक तरह से 5E अप्रोच है फैसिलिटेटिंग कंस्ट्रक्टिव लर्निंग को करने के लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू। मेरी कुछ बातें, कुछ सजेशंस थे, कईयों को ज्यादा अटपटे भी लगे होंगे, बट कोई सवाल अगर है, मैं आग्रह ये करना चाहूंगा कि आप कोई भी टॉपिक, मेरा विषय है विज्ञान, लेकिन मैंने ये जो प्रेजेंटेशन बनाया है 2017 तक की तो डेट इसमें आपको दिखी गई, उससे पहला ही होगा, 5-6 साल हो गए, मैं इसको थोड़ा अपडेट भी करता हूँ। समय होता है कहीं फेस टू फेस प्रेजेंटेशन होता है तो इसमें हम कुछ वीडियोस भी डाल देते हैं जो मैंने यहाँ नहीं डाले हैं। मेरा सिर्फ ये कहना कि मैंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, जो कुछ भी लिटरेचर थोड़ा बहुत अवेलेबल है वेबसाइट से, होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में, तो वही गांधी जी की जो डेफिनेशन है एजुकेशन, बाय एजुकेशन आई मीन ब्रिंगिंग आउट इन द मैन, in the body which is already in the man, in the body, spirit and mind, ये सारा वही होलिस्टिक है। वही स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो, और वो अफेक्टिव डोमेन में जैसे बातें आ गई, तो ये तीनों डोमेन बहुत पहले से ये बात है। और इसके लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है कि जब बच्चा जाएगा, बड़े लोगों से बात करेगा, उनकी कुछ शब्दावली सीखेगा, समझेगा, तो उसे लगेगा कि हाँ मैं ऐसे भी सीख सकता हूँ। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए एक प्रोजेक्ट ये बताऊंगा, जो मैं जब प्राइमरी में था, प्राइमरी स्कूल में टीचर्स ने ये टास्क दिया कि अपने अपने जहाँ घर आपके हैं उसके घर के एंड तक कहाँ गली गई है, वहाँ मोड़ पे किसका घर है वो लिखिए, सब गलियों का। और इस तरह से पूरे गांव की गलियों का नेटवर्क बनवा दिया और फिर नक्शा बना दिया बोर्ड पर, यहाँ फला का घर है, यहाँ फला का। तो उससे बच्चों को ये आइडिया हुआ कि नक्शे बनते कैसे हैं। ये प्रोजेक्ट दिए जाए। हर्बेरियम कलेक्शन अगर कोई गांव देहात का है तो बच्चे को कहा जाए अपने, जो मेरे टीचर ने मेरे से कराया था 7th में,
कि आप जो है अपने खेत में जाइए, जो फसल का पौधा नहीं है, जिसको खरपतवार कहते हैं, अनवांटेड उग गया है, उसका अगर साइज ऐसा है, 1 42 बोल देते थे, यही पैमाना होता था वो, इतना है आपके हाथ पूरा फैला के, तो उसको उखाड़ लीजिए। अगर बड़ा है तो उसका पत्ता ले आइए, उसकी एक ब्रांच ले आइए तोड़ करके, और माँ बाप से पूछ के नाम भी लिख लाइए। और फिर उस जमाने में ये तो होते नहीं थी सेलो टेप वगैरह, कुछ काटने के लिए भी ब्लेड नहीं था, चाकू ही था, तो एक कागज में काट के उसको ऐसे पिरो देते थे, डाल के वो सूख जाता था, दबा के रखते थे। अब हर्बेरियम कलेक्शन नहीं हो रहा। बच्चों को ये नहीं मालूम है, कई बड़े बच्चों को भी, कि उन्होंने कभी अपने हाथ पे गेहूं का दाना रखे नहीं देखा, क्योंकि घर में आटा ही आता है, गेहूं आते ही नहीं, घर में अब चक्की नहीं है। शहर में बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। तो ये सारी चीजें बच्चों को अनुभव कराना है। फसलों का पता नहीं है, खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है, वो चीजें जो टेक्स्ट बुक से धीरे धीरे हट गई, पता नहीं क्यों। तो जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, आसपास में है, वो बच्चों से कलेक्ट कराएं। बच्चा खुद एक्सपीरियंस करेगा, जानेगा। वो ये भी जानेगा कि किस मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है, क्या तरीका है, कितनी गहराई पे बीज को डाला जाता है, या पानी भर के उसमें कुछ बीज डाले जाते हैं, क्या किया जाता है, या पौधे की रोपाई की जाती है, या बस बीज डाल दिया तो पौधा बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। ये सारी चीजें जानने का मौका देना है, अवसर देना है। आइडियाज हैं, ये सिर्फ एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करना है। बच्चा अगर एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेगा तो उसके लर्निंग आउटकम जो जो इसमें बात कही है कि रिफ्लेक्ट करेगा, जो उसने एक्सपीरियंस किया उसको रिफ्लेक्ट करने का मौका दीजिए, प्रेजेंट करने का मौका दीजिए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वही लर्निंग आउटकम भी रिफ्लेक्ट होगा इसका। तो यही मेरा प्रेजेंटेशन था। थैंक यू वेरी मच। एक हैंड रेज हो रहा है, डॉक्टर करमवीर हैंड रेज कर रहे हैं हरियाणा से। डॉक्टर करमवीर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, अनम्यूट योरसेल्फ। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि कितने सुंदर तरीके से आपने सारी बात रखी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, और नो डाउट के सही लर्निंग यही है। परंतु जब औपचारिक असेसमेंट की बात आती है, फॉर्मल इवैल्यूएशन सिस्टम की जब बात आती है, तो इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग का असेसमेंट वैल्यू कहां पर है? हमारे एनईपी 2020 में या इससे पहले की शिक्षा नीति में भी, कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के हिसाब से बच्चों का मूल्यांकन कितना हो पा रहा है? यदि नहीं तो क्या यह हो सकता है और कैसे? जी ठीक है, थैंक यू करमवीर जी। देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चे की ही नहीं, टीचर की भी होती है, मेरी भी हुई है। अब इस आपके सवाल के जवाब में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा जी। मैं विदेश में था, तो मुझे एक बार क्वेश्चन पेपर बनाना था, और वहां पुराने क्वेश्चन पेपर का स्टाइल मैंने देखा टीचर ट्रेनिंग का। तो वहां पर एक फोटो मेरे को एक किताब से लिया मैंने। उस जमाने में ये मोबाइल तो ऐसे नहीं थे कैमरे वाले इतने, बट वो फोटो कॉपी मशीन से कराया और छोटा साइज लेके उसको मैंने चिपकाया। और उसमें क्या था, एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग बता रहा हूँ। लैब का एक सीन था। उस लैब के सीन में 4 ग्रुप में बच्चे खड़े थे, और केमिस्ट्री लैब का सीन था, वो केमिस्ट्री का ही पेपर था। एक जगह बच्चों ने अपना लैब कोट उतार के रखा हुआ है टेबल के ऊपर ही, और वो वहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दूसरी जगह जो लैब में वहां लगाने का एक चश्मा होता है वो भी नहीं लगाया हुआ है। और एक तीसरी जगह जैसे ग्रुप में काम कर रहे थे, वो सारी चीजें किए हुए थे। और एक जैसे एग्जॉस्ट फैन बैक साइड में है, और जो टेस्ट ट्यूब है वो जो गर्म कर रहे हैं फ्लेम से, टेस्ट ट्यूब का मुंह अपनी साइड किया हुआ है। तो ये पूछा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बता रहा हूँ, बच्चे ने अगर ये एक्सपीरियंस किए हैं, ये कभी सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनाए हैं, इसमें कौन कौन ने सेफ्टी प्रिकॉशन, सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं अपनाए हैं, और जिसने नहीं अपनाए हैं उनका लिखो, ए ग्रुप ने क्या इग्नोर किया, दूसरे वाले ने क्या इग्नोर किया। जैसे टेक्स्ट बुक्स वगैरह बैग भी वही रखा है जहां पर फ्लेम चल रही है,
तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस अलग तरीके से बनेंगे। अगर आपने एक्सपीरियंस कराया है बच्चों को तो क्वेश्चन भी फिर ऐसे नहीं हो सकते, वो भी एक तरह से स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होंगे और एक्सपीरियंशियल बेस्ड वो हो जाएगा। देखिए, हम एक बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट जब हम 6th-7th में थे वो देखते हैं। पानी प्लेट में रख के, कैंडल रखी हुई है उसमें जला करके, और ऊपर से गिलास रख देते हैं। वो पानी वो थोड़ी देर में कैंडल बुझ जाती है और पानी चढ़ जाता है। हम ये कहते रहे हैं कि ऑक्सीजन इसमें जितनी थी वो काम आ गई, इतना ही पानी चढ़ गया, 1/5 भाग, ये बातें होती हैं। अगर बच्चे से करा के ये सारी चीजें आप देखोगे, ना कैंडल रखो या कैंडल बुझी हुई रख दो, या बिना कैंडल के एक प्लेट में पानी और गिलास रखो, फिर बच्चे से पूछो कि ये गिलास में अंदर पानी और बाहर पानी बराबर है क्या? तो ये जब एक्सपीरियंस करेगा तो सवाल अलग होंगे। ऐसा आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी कुछ जो किया है, तो बराबर वो कभी भी नहीं होगा, अंदर कम होगा। क्यों? क्योंकि अंदर उसमें हवा थी, तो वो एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ये बात है। फिर जो मैंने अभी बताया था सोशल साइंस में करमवीर जी, कि मुझे मेरे गांव में एक 90 साल के हैं बुजुर्ग, उनसे मैंने पूछा यही बात जो मैंने बताई कि भाई आपने अंग्रेज देखे? कि हाँ, मैं 12-13 साल का था जब मैंने देखे, ऐसे चलते थे। घोड़े वाली बात मुझे कहीं किताब में नहीं मिली कि घोड़ा खरीदता था दरोगा, उसका पैसा देती थी सरकार, और उसके पालक का मतलब उसका जो चारा वगैरह करता था वो दाने का पैसा, और वो चलता था घोड़े पे, सिपाही उसके पीछे पीछे भागते थे। तो ये सारी चीजें कहाँ है किताबों में? और क्यों नहीं ये हिस्ट्री से जुड़ी हुई है? क्यों नहीं ये उस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई बातें हैं? कहाँ मिलेंगी? ये मेरा आग्रह है। मैं ये नहीं कह रहा 100% हम टेक्स्ट बुक को रिप्लेस कर रहे हैं, बट कुछ ऐसा तो दे सकते हैं साइंस में, मैथ में, कि बच्चा बिना टेक्स्ट बुक के भी कुछ करे। टेक्स्ट बुक में दिया है एक खेत का वो निकाल लो, क्षेत्रफल निकालो, इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई, खेत बनाया हुआ है छोटा सा। जो हमारे सामने चीजें रखी हैं, मैंने जैसे बताया कि ज्योमेट्री बॉक्स की लंबाई चौड़ाई मोटाई मेजर कराओ, और लंबाई चौड़ाई मोटाई या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुणा कर देंगे तो वॉल्यूम निकल आएगा, और लंबाई चौड़ाई कोई करोगे तो वो क्षेत्रफल निकल आएगा। वो सारी उसे इतने काम मिल जाएंगे कि जितनी किताबें हैं भाषा की, विज्ञान की, गणित की, सबका अपनी नोटबुक में लिखो, और लंबाई चौड़ाई सारे 6 फलकों का जैसे मैंने बताया 3 जोड़े बन जाएंगे, वो करो। तो ये एक्सरसाइज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक दी जा सकती है जब, तो लर्निंग में उसमें भी ऐसा काम दिया जा सकता है। इवेल्युएशन भी पॉसिबल है। इवेल्युएशन का तरीका बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड बनाने पड़ेंगे, बस इतनी सी बात। थैंक यू। आर्य जी एक क्वेश्चन और ले लें क्या? हाँ प्लीज। फ्रॉम हरियाणा झज्जर, निर्मल गुलिया जी, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क द क्वेश्चन। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। Sir, experiential learning, personally I am very much fond of this type of learning, and thanks a lot for your for enhancing us. तो सर एक छोटी सी बात, जैसे हम बच्चे को कहते हैं कि just go outside the classroom and write down the things which you have noticed. तो हमारी जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मकसद ही यही है कि बच्चा लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस और लर्निंग बाय डूइंग, कि वो चीजों को ऑब्जर्व करे, वो क्यूरियस हो उनको नोट डाउन करने के लिए, उसमें एक न्यू स्किल, न्यू एटीट्यूड, न्यू वे ऑफ थिंकिंग जो है वो डेवलप हो, एंड दिस इज द फॉरमोस्ट डिमांड ऑफ एजुकेशन. What actually I want to ask right now, sir, is experience learning is we can say is a pedagogy. ठीक है, यही क्वेश्चन है मैडम? यस सर। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि क्या एक्सपीरियंशियल लर्निंग पेडागोजी है? यस सर। मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम, क्या कोई पेडागोजी बिना लर्निंग के है जो लर्निंग पर फोकस्ड ना हो? नहीं, सुनिए, यहाँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो रही है। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि लर्निंग बाय डूइंग कराना है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराना है, तो पेडागोजी उसी तरह से ओरिएंटेड होगी ना। पेडागोजी में हमें उसी बात पर जोर देना है, और पेडागोजी is always focused on learning.
यहाँ हमने जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फोकस किया कि बच्चे को एक्सपीरियंस करने का मौका दो, चाहे वो स्कूल में कराओ या स्कूल के बाहर। ये बात मैंने लिखी है इसमें। स्कूल के बाहर मैंने बताया कि लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक की बातें जरूरी नहीं कि बियॉन्ड स्कूल ही हो, वो स्कूल के अंदर हो सकती है। मैं अभी बताया तो डेस्क पे बैठे बैठे जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, किसी ज्योमेट्री बॉक्स की डायमेंशंस नहीं दी है, किसी इरेजर की डायमेंशंस नहीं दी है। तो मेरा ये कहना है मैडम कि पेडागोजी तो बिना लर्निंग के है ही नहीं, और जहाँ लर्निंग नहीं हुआ वहाँ कोई टीचिंग है नहीं। तो pedagogy includes teaching learning both, and learning experiential learning हो या learning by doing हो, this is to be planned and facilitated by the teacher under the supervision। जैसे आपने जो शुरू में बात रखी मैडम कि हमने बच्चों को कहा कि बाहर जाओ और कुछ जो देखो वो नोट करो, ये भी मेरे हिसाब से इनकम्प्लीट है। और बुरा ना माने तो मैं कहूंगा कि ये वेग क्वेश्चन है, इस तरह का वेग टास्क है। उसको साफ कहो कि जो ऑब्जर्व करने का मतलब कि जो आप मतलब जीव जंतु देखो, जो पौधे देखो वो नोट करो। आप उसको इशारा तो दो, डायरेक्शन तो दो, क्या नोट करना है। हाँ, what actually I want to say, sir, what he उसको देखो नैरो डाउन करना पड़ेगा मैडम, ऐसे नहीं कि बाहर जाओ और जो देखो वो नोट करो। नहीं, जो but he देखो वो नोट observed करने का his मतलब क्या है? surroundings। आप वो उस एक तरफ देखता रहेगा, नोट करता रहेगा, फिर कहेगा मैडम मैं एक तरफ देखा, जो वो नोट कर लिया, 1 घंटे में दूसरी तरफ देखा ही नहीं। तो Sir, उसको I just पहले इसकी सीमा तय करो कि बेटे आज आपका टास्क है कि आप जमीन पर देखो और देखो क्या कोई वहां चींटी, कीड़े मकोड़े कुछ दिखाई दे रहा है आपको, या कुछ गिरे हुए सूखे पत्ते कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है तो वो देखो। किसी दिन उसे पेड़ों की तरफ देखने को कहो, किसी दिन थोड़ी देर कहो कि जाके बैठो और आदमियों की मूवमेंट्स को देखो। तो वो मेरा कहना है कि हमें टीचर्स को उसको डिलिमिट करना पड़ेगा, या उसको एक तरह से बच्चे को डायरेक्शन देनी पड़ेगी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग अपने आप नहीं हो सकती। इट इज, मैंने पहले कहीं लिखा है, इट इज टू बी डन बाय द लर्नर बट अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। हाँ सर, yes, It is excuse me learning by sir, self, हाँ, but guide- yes, I just try to ये मेरा shorten that thing sir। Definitely I have to associate that thing, उसको मेरे को associate तो करना ही पड़ेगा सर। And what I personally think sir, it requires a lot of patience and guidance on the part of instructor or facilitator। डेफिनेटली जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो वो एक वेल एग्जीक्यूटेड तभी होंगे तब हम एक बहुत पेशेंस अपनी तरफ रखें और एक सही माने में सही डायरेक्शन है उस बच्चे को दें, और जो फैसिलिटेटर है वो एक सही गाइडेंस का काम करे। ठीक है मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर, सही कह थैंक यू रहे वेरी हैं, एंडोर्स योर व्यू पॉइंट। टीचर्स को भी ओरिएंट करने की जरूरत है। जो टीचर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस है RI ने कनेक्ट किए हुए हैं इस वेबिनार में, CRTs हैं, तो उनके ऊपर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना। जब लर्निंग लास्ट में क्लासरूम में होनी है तो टीचर ट्रेनिंग के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी ये सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि ये फोकस है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में। हालांकि पहले भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और लर्निंग बाय डूइंग की बातें होती रही हैं, बट अब अगर ज्यादा फोकस है तो वो मेरे ख्याल इसी बातों से जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अपने आप जाके एक्सपीरियंस करिए और पूछिए बच्चों से। मैंने तो बड़ों से पूछा है कि आप ये बताओ आप में से कितने ऐसे हैं जिसने हाथ में कभी गेहूं का दाना रख करके देखा है, मसला है अपनी हथेली में। 1-2 भी मिल गया तो समझ लो आपको आपका काम मिल गया। क्यों मिलेंगे? क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, गेहूं तो घर में आ नहीं रहा, आटा ही आ रहा। दो लोग और हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। हिमांशु भारद्वाज जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं हिमांशु भारद्वाज, डाइट नान से सर। काफी अच्छे एग्जाम्पल प्रस्तुत किए सर आपने, और शिक्षाप्रद भी रहे हमारे लिए, क्योंकि आपने जो दरोगा वाला उदाहरण दिया या गेहूं वाला उदाहरण दिया काफी अच्छा रहा हमारे लिए वो, क्योंकि हम शायद जोड़ नहीं पा रहे, टेक्स्ट बुक्स तक ही हम सीमित रह पा रहे हैं। सर मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है और लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस है, क्या इनमें कोई डिफरेंस है बेसिक? मतलब थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। एज ए टीचर एजुकेटर मैं कई बार पढ़ाता हूँ, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग और लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई डिफरेंस है भाई साहब भारद्वाज जी इसमें मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंस है।
ये एक ही बात है, मेरे हिसाब से एक ही बात है। देखिए, एक बात है जो मैं इसमें ये कहते हुए कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं लगता, और डिफरेंस लगता है तो वो बता रहा हूं। एक्सपीरियंस लर्निंग क्या है कि आपको लर्निंग को प्लान करना है, प्लान करना है। एक एक्सपीरियंस के लिए प्लान करना है कि बच्चा एक्सपीरियंस करेगा, उसके लिए योजना बनानी है और उसे एक्सपीरियंस करने को कहना है। और जो आप कह रहे हैं ना लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, वो तो एट रैंडम भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है। भाई ये एक्सपीरियंस हुआ, आज मेरा जो है रास्ते में मैं जा रहा था, ये आज ये अनुभव हो गया, तो वो बस इतना डिफरेंस है। अगर लर्निंग बेस्ड एक्सपीरियंस पर है तो वो फ्री एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। एक्सपीरियंस जो है उसको प्लान करना पड़ेगा। और जैसे आपने कहा कि भाई वो एक्सपीरियंस में कोई लर्निंग होगी बाद में, तो वो जैसे अलग, इतना ही फर्क है, ज्यादा नहीं। जब लर्निंग को हमने एक्सपीरियंस बनाना है तो एक्सपीरियंशियल करनी, उसकी पूरी योजना बनेगी। योजना बनेगी, बच्चे को काम करने का मौका देंगे, एक्सप्लोर करने का मौका देंगे, उसे प्रेजेंट करने का देंगे, उसको सुनेंगे, समझेंगे, उसे रिफ्लेक्ट करने का मौका देंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, सुधार करेंगे। ये मेरा कहना है। थैंक यू सर। मैं थोड़ा उल्टा समझ रहा था इसको पहले। हम सर ये मनोज कुमार जी ना ना हैं जी, मनोज जी। तो ये मतलब प्लान्ड वे में होना है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। मनोज जी, और वो जो हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी, सर नमस्कार प्रणाम। जी। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ आपसे सर। अभी आपने एलबीटीबी को बहुत अच्छी तरह से समझाया, और इसका जो स्कोप है वो प्राइमरी लेवल या एलिमेंट्री लेवल पे तो बहुत कुछ दिखाई देता है। जो भी आपने एग्जांपल्स दिए, हम अपनी ट्रेनिंग में भी टीचर्स को बताते हैं और इनको अपने क्लासरूम में करने के लिए भी कहते हैं। लेकिन फिर टीचर्स ये कहते हैं सर एलिमेंट्री पे बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। अगर हम सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी मैथमेटिक्स में देखें, वहां पे हम एलबीटीबी को किस तरह से अपने कोरिलेट कर सकते हैं, किस तरह से उसमें कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक दो एग्जांपल्स हमको इस तरह से आप बताएं कि हम इसको सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल पर भी समझा सकते हैं। देखिए, आप मनोज जी बोल रहे हैं ना? जी सर, जी सर। हाँ मनोज जी, ऐसा है, एक्सपीरियंस तो जो उस लेवल पे पढ़ा रहा है ना टीचर, वो ढूंढ ही लेगा जी। अब मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। एक तो मैं जिस फील्ड से हूँ केमिस्ट्री का दूंगा। केमिस्ट्री का एग्जांपल, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस पढ़े हैं, सोल। उससे पहले नहीं पढ़े हमने, और हमें वो डेली लाइफ में थे वो। हमें जब पढ़े तो हमें मालूम चला रहा ये तो सोल था। घर में चावल बनते हैं, चावल का मंड निकलता है, और वो एक जो है गाढ़ा सा घोल वाला पानी होता है, ठीक है। पर उसका एक एक पार्टिकल दिखाई नहीं देता आपको। लेकिन अगर कहीं पानी में रेत डला हुआ है तो उसके पार्टिकल हिला के भी देखोगे तो वो सब दिखते रहते हैं अलग अलग। और एक चीनी घुली हुई है थोड़े से पानी में, वो सोल्यूशन है, और रेत वाला सस्पेंशन है, और ये मंड वाला जो है स्टार्च वाला, ये है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये टेक्स्ट बुक के बाहर ले गया मैं, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ ये एग्जांपल, वहां मैं इसको ले गया बाहर। 100% नहीं तो 30% तो गया, 60% मैंने वो स्टार्च का घर का ही उसका वो दिया एग्जांपल। मिल्क अपने आप में एक है। तो ये चीजें लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक की हैं। अब बच्चों को जब ये पढ़ा दोगे ये चैप्टर, आप उन्हें बताइए कि घर में ऐसी और कितनी चीजें हैं। मक्खन भी जब हमने पढ़ा वहां सारा, अच्छा ये सब वो है, ये कोलाइडल है, तो वो लिस्ट बनाओ अपने किचन में जाकर के कि क्या क्या आपके यहाँ ऐसे हैं जो कि सोल्यूशन इसमें कैटेगरी में आते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारी चीजें जुड़ सकती हैं। दूसरा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, मैंने कहीं सीखा था और वो फिर जाना। आपको बहुत बड़ा एक पेड़ है या इवन इमारत, कुतुब मीनार है, और उसकी हाइट को आपने मापना है। अगर आप थोड़ा सा भी, जरूरी नहीं इसमें बहुत बड़े मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं, कोशिश करेंगे तो आप कुतुब मीनार की हाइट भी बहुत दूर खड़े होकर के अपने
उंगली और अंगूठे के बीच में एक पेन रख के या कुछ और टुकड़ा रख के माप सकते हैं। क्या करना है आपको कि आपको वो करना है कि जो नीचे वाला आपका अंगूठे का पोर्शन है वो कुतुब मीनार की बॉटम जहां है वहां पर आए और पीछे हटते चले जाओ जहां तक उसको भर लो। आप उसको भरना बोल रहा हूं मैं, और ऊपर वाला आपकी चोटी, बस हो गया, आप पीछे चले गए। अब उसको ऐसे सीधा जब पकड़ा उसको सीधा लिटा दीजिए, अब उसको खोलिए मत। अब देखिए वहां से वहां तक की दूरी माप लीजिए जमीन पे, वो आपकी कुतुब मीनार की हाइट हो जाएगी। ये कहीं टेक्निक पढ़ी थी, बहुत पहले सीखी थी, पेड़ों की हाइट मापने की। और वो बच्चे को खड़े कर दिया, धागा लेकर के वहां से वहां तक खड़े हो जाओ भाई, एक यहाँ खड़े हो जाओ, और फिर उसको धागे को ही माप लिया हमने, हो गई। ये तो टेक्निक्स जो है बच्चे को लगे कि यार किताब ही नहीं, सारा जो है एंगल ऑफ एलिवेशन और ये जो है हम उसी से सीख सकते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन ये जो है हम किताब में ही सीख सकते हैं क्या? ऐसी बोर्ड पे ही सीख सकते हैं क्या? डेली लाइफ में कहाँ है वो भी तो देखें। तो वो सब चीजें हमें कोशिश करनी है जिससे बच्चे का इंटरेस्ट बने। एक्सपीरियंस वाली चीज जो बच्चा कर लेगा ये चीजें फिर वो कभी नहीं भूलेगा, ऐसा माना जाता है। और ये तो बहुत पहले से है कि भाई वी लर्न परमानेंटली, वी हियर वी फॉरगेट, ये सारी चीजें हैं। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अजय We do learn here. एक खास कार्यक्रम वेबिनार ऑन। कुछ और आ गया क्या इसमें बीच में? So thank you very much, sir, for your giving your valuable time and giving a very good regrettive talk जो हमें भी बचपन में लेके चली गई। तो वाकई सर एग्जाम्पल से जो आपने जोड़ा है हमें, इन चीज़ों को हमने करके देखा है और सीखा है इन चीज़ों से, और ये काम करती हैं। आजकल के बच्चे तो ये करके देखते नहीं है, ना टीचर कराते हैं और ना ही इस तरह का माहौल है। तो मैं सर आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत कीमती समय अपना दिया और हम सबको लाभान्वित किया। तो मैं ऑर्गेनाइजर की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स का जो जुड़े रहे, जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे उनका भी, और जिन्होंने सुने हैं उनका भी। आग्रह यही है कि एक्सपीरियंशियल की कोई प्रेस्क्रिप्टिव वो नहीं है कि यही 5 चीजें करोगे तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी। टीचर को खुद ढूंढना है कि बच्चा अपने आसपास में कौन सी चीज ऐसी है जो उसके कंटेंट से रिलेटेड है और उसको वो सीख सकता है। तो उसे ये रहे कि ये किताब के अलावा भी मैं अपने कंटेंट की बातें जान सकता हूँ, उसका इंटरेस्ट बनेगा एजुकेशन में, और वो कुछ चीजें नई एक्सप्लोरेशन में नई भी आएंगी, वहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स क्या है। तो ये सारी चीजें हैं। और मैं एक थैंक्स तो करूंगा ही, आपका भी, जी पाल जी साहब जी का भी, आर्य जी सर, का अभी भी। तो आपसे बट और सुनने का मौका मिलेगा। 4 बजे हम एक लड़की नेशनल लेवल पे किशनगढ़ में पत्थर का काम होता है, ग्रेनाइट का, वहां पर जो है पत्थर की वो है एक तरह से कारखाने हैं, तराशा जाता है। वो जो डस्ट है वो खेती में डाल दें, वहां काम नहीं आएगी, कहीं कुछ नहीं काम आएगी, उससे एलर्जी और हो रही है। एक लड़की वहां की प्रेजेंट करने आई थी नेशनल लेवल पे, डीएसटी ने, जो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में नेशनल लेवल का अवार्ड मिला। उस लड़की ने वहां का एक्सपीरियंस किया कि मैं ये देखती हूँ मेरे घर में मेरे दादाजी को, इनको सबको क्यों प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया कि जो यहाँ चल रहे हैं ना क्रशर जो चल रहे हैं पत्थर के, इनकी वजह से मुझे ये होगी प्रॉब्लम। उसने उसी पे रिसर्च करके एक्सपीरियंस बेस्ड और फिर एक आइडिया दिया कि इसको क्यों ना हम मिला करके कुछ ईंटें वगैरह बना लें, कहीं इस तरह का काम करें, ब्रिक वगैरह में इस्तेमाल करें, रोड वगैरह में इस्तेमाल करें। तो कभी कभी जब बच्चे को एक्सपीरियंस में डालोगे कि देखो जाके क्या हो रहा है, कितना धुआं निकल रहा है, धूल निकल रही है, कहाँ जा रही है, तो वो नए आइडिया भी आएंगे। इनोवेशन भी एक्सपीरियंशियल से निकलते हैं। बच्चे का मन तो पढ़ाई में लगता ही है, वो फिर क्लासरूम के बाहर भी सोचता है कि मैं तो 24 आवर सीख कहीं भी सकता हूँ, स्कूल के बाहर भी, अपने पेरेंट्स के साथ भी, अपने खेत में भी, वो सारी चीजें।
आपको टीचर होने के नाते ये उसको एक तरह से दिशा निर्देश देने हैं, उसको गाइड करना, फैसिलिटेट करना है, एनकरेज करना, ये मेरा आग्रह है। थैंक यू सो मच आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। नहीं सर, थैंक यू। हम बड़े लाभान्वित हुए, हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत लाभान्वित थे। अभी 4 बजे सर का सेशन दोबारा से है, फिर सर हम दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज 4 बजे आइएगा जी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, अब आप सब लोग लंच के लिए जा सकते हैं। 2 बजे हम दोबारा से जो हमारा इंक्लूजन वाला इक्विटी एंड इंक्लूसिव इसके सेशन के लिए जुड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों को। थैंक यू।